अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज हम लोगों का मैंने क्लास में लास्ट भी डिस्कस किया था कि आज हम लेयर पैनल और उसके जितने भी ब्लेंडिंग मॉड्स हैं वो सारे देखेंगे, और उसके साथ-साथ में जो हमारा पोर्टल है freelancer.com उस पे हम बिड कैसे कर सकते हैं, प्रपोज़ल कैसे भेज सकते हैं, प्रोजेक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उस सारी चीज़ पे बात करेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों के पास इतनी बेसिक स्किल्स हैं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके उनको ऑफर कर सकें। जैसे आप लोग बैकग्राउंड रिमूवल करना जान गए हैं, आप लोगों ने फोटो मैनिपुलेशन की है, आपने वेक्टर ट्रेसिंग की है, तो ये डिज़ाइन की कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ऑफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, एक A4 साइज में कैनवस ले रही हूँ। जी, वालेकुम अस्सलाम सबको, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, हम लोग अच्छा, आप लोगों ने लेयर्स के बारे में, चूँकि हम लोग लास्ट 3 वीक से क्लासेस जो हैं टूल की हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा लेयर पैनल का। लेकिन इसके जो मज़ीद फीचर्स हैं या इसमें जो मज़ीद ऑप्शंस हैं जो कि आप लोगों ने अभी एक्सप्लोर नहीं की, या आपके किसी असाइनमेंट्स में भी आपने किसी भी टास्क में ट्राई नहीं की, आज उन सब पे बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं और जिनका यूज़ भी फ़ोटोशॉप पे काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा होता है। वो लेयर सेक्शन में होती है। मैं यहाँ पे पहले कोई एक इमेज ओपन कर लेती हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ जाए, रादर देन ब्लैंक कैनवस। कोई भी हम एक इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक बर्ड का इमेज है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब जब आप लोगों को ये आइडिया कि जब भी आप डायरेक्टली कोई इमेज ओपन करते हैं तो वो लॉक लेयर में आता है जिसके ऊपर बैकग्राउंड लिखा होता है। अगर हम कोई ब्लैंक कैनवस भी ओपन करते हैं तो वो भी हमारे पास ब्लैंक पेज, बैकग्राउंड लिखा हुआ और लॉक लेयर में आएगा, ठीक है। लॉक होने से क्या होता है, मैं लेयर वाला पैनल अगर उठा के बाहर निकाल लूँ और इसको मैं ऑफ कर दूँ ताकि आप लोग सारे का सारा फोकस सिर्फ इस पैनल पे रखें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, अब ये इमेज जो है हमारे पास और जो लेयर सेक्शन है, इसमें चूँकि ये इमेज लॉक है तो इसके ये जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे इनएक्टिव हैं, मतलब हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। मैं अगर किसी पे भी क्लिक करती हूँ, तो ये यूज़ नहीं होता। अगर इवन हम इस लेयर को मूव करना चाहें, तो ये मूव भी नहीं होगा। साथ में ही वो ऑप्शन दे देगा कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। अब नॉर्मल लेयर क्या होती है? नॉर्मल लेयर कोई भी ऐसी लेयर होती है जिसको हम इज़िली मूव कर सकते हैं और जिसको हम लोग आसानी से एडिट कर सकते हैं, या जिस पे फर्दर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो नॉर्मल लेयर कहलाती है इन फोटोशॉप। जैसे अगर मैं इस लेयर पे कोई एक फर्दर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ है मेरे पास, ये एक नॉर्मल लेयर है, ठीक है। क्योंकि इसके ये जितने सारे भी ऑप्शंस हैं ये एक्टिव है, मतलब मैं इसको इसकी फिल कम कर सकती हूँ, इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकती हूँ। फर्दर इसके यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं जिनको भी हम लोग ज़रा डिटेल से चेक करते हैं वो मैं कर सकती हूँ। ब्लेंडिंग मॉड्स हैं, मैं वो चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास कोई भी नॉर्मल लेयर आती है उसके साथ में फर्दर चेंजिंग हो सकती हैं। या तो आप अपने बैकग्राउंड लेयर को ही सबसे पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप फर्दर उस पर काम करते हैं, या फिर अगर आपके बैकग्राउंड पे कोई भी ऐसी लेयर है जिसको आप एज अ सोर्स लेयर रखना चाह रहे हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, विद कंट्रोल जे। तो ये जो ऊपर लेयर आई है ये नॉर्मल लेयर आई है हमारे पास। इसके बाद में जो यहाँ बैकग्राउंड पे पड़ी हुई है ये वैसे ही है, जो कि कुछ भी काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ब्रश से कोई भी एक स्ट्रोक लगाते हैं किसी भी कलर का,
ठीक है, मैंने ये एक ब्रश से स्ट्रोक ऐड कर दिया नई लेयर पे, न्यू लेयर ऐड की और उस पे मैंने ये स्ट्रोक ऐड कर दिया। अब ये स्ट्रोक ऐड करने के बाद में हम लेयर के जो एक्टिव सारे ये हुए हैं ऑप्शंस, ये देख लेते हैं। इधर से सबसे पहले हम आ जाते हैं ये जिस पे नॉर्मल लिखा हुआ है, ये है ब्लेंडिंग मॉड्स। ये ब्लेंडिंग मॉड्स आप लोगों ने ब्रश वाले सेक्शन में भी देखे थे जब हमने ब्रश के टूल पे बात की थी, या हम लोगों ने जब बात की थी हमारे जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, तो यहाँ पे भी मॉड्स आए थे। ठीक है, ये सारे के सारे ब्लेंडिंग मॉड्स हैं। यही ब्लेंडिंग मॉड हम लेयर पैनल में भी यूज करते हैं, और लेयर पैनल में यूज करते हुए ये ब्लेंडिंग मॉड हम सिर्फ ब्रशेस पे यूज नहीं कर सकते, हम टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हैं, हम किसी पिक्चर पे भी यूज कर सकते हैं। कोई भी लेआउट है वो आप डिजाइन करें उस पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई सी भी लेयर बनी होगी, चाहे उस लेयर पे टेक्स्ट लिखा हो, चाहे उस लेयर पे आपने कोई वेक्टर ड्राइंग की हो, उस पे ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल होंगे। ब्लेंडिंग मोड से क्या होता है, जैसे ब्लेंडिंग मोड में डिफरेंट सेक्शंस हैं। ये हमारा डार्कन सेक्शन है, ये लाइट सेक्शन है, ये थोड़ा मिक्स ओवरले या सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट वाला सेक्शन है, ये फिर अगेन थोड़ा सा डिफरेंसेस और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, और लास्ट में ह्यू एंड सैचुरेशन और कलर और उसकी इंटेंसिटी वगैरह। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे कोई भी कलर है उसको आप अगर डार्क मोड में चेंज करना चाह रहे हैं, ब्लेंड करना चाह रहे हैं उसको अपनी प्रीवियस लेयर के साथ, मतलब ऊपर वाली लेयर हमेशा जब मोड हम चेंज करते हैं या उसकी ओपेसिटी के साथ प्ले करते हैं तो वो उसका इफेक्ट उससे नीचे वाली लेयर पे होता है। तो अगर मैंने ये एक स्ट्रोक लगाया और मैं ब्लेंडिंग मोड पे जाती हूँ और मैं डिजोल्व करती हूँ तो वो स्ट्रोक मेरी डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं उसको डार्कन करती हूँ तो वो मेरी बैक वाली पिक्चर का कलर डार्क कर देगी। ये इस तरह से देखें, ये लगाने से यूं कलर हो गया, वैसे ये कलर ये था। ठीक है, ओरिजिनली ये कलर था, मैंने ये ग्रीन स्ट्रोक लगा के उसको एक डार्कन कलर के मॉड में चेंज कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्पेसिफिक आर्टिस्ट होते हैं या फोटोग्राफर्स होते हैं, कुछ ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं जिनकी जो फाइनल इमेजेस होती हैं ना उनका एक ही कलर टोनिंग होती है। मतलब मोस्टली हम लोगों ने देखा होगा जो फोटोग्राफर्स होते हैं मुख्तलिफ, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हैं, चाहे वो नेचर कर रहे हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट्स करते हैं, उनका एंड रिजल्ट एक जो एंड प्रीसेट होता है कलर्स का वो सेम होता है, एक ही जैसे कलर टोन्स होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, उन्होंने अपने प्रीसेट डिफाइन किए होते हैं विद दीज मॉड्स। ठीक है, और वो अपनी हर पिक्चर के ऊपर वो मॉड अप्लाई करते हैं, और फाइनली फिर वो उसको जिधर भी उनकी उनकी वेबसाइट्स हैं या उनके कोई सोशल ब्लॉग्स हैं वहां पे वो पिक्चर्स जो अपनी शोकेस कर देते हैं। ठीक है, अब ये डार्कन किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें और इसमें बहुत लाइट सा डिफरेंस आ रहा है। और फिर कलर बर्न, जो हमने कलर लगाया था, जो कलर की स्ट्रोक लगाई थी, अगर उसको बर्न इफेक्ट आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको बर्न इफेक्ट दे देंगे। यहाँ पे कलर बर्न है, यहाँ पे लीनियर बर्न है। ठीक है, लाइट के साथ में थोड़ा सा जगह डार्कन कलर है। उसके बाद में ये सेक्शन सारा डार्क कलर का है, साथ ही लाइट कलर्स आ जाते हैं। अब इसमें उसी कलर में हमने लाइट ऐड कर दी है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा समटाइम आपके जो कलर स्ट्रोक है वो लाइट की तरह में प्ले करते हैं। वो किस तरह से होता है, जैसे अगर मैं कोई नई लेयर लेती हूँ, मैं अपने इसका साइज कम कर देती हूँ स्ट्रोक का, और मैं कोई भी थोड़ा येलोइश गोल्डन सी अगर मैं लाइट बनाना चाह रही हूँ, मैं येलो कलर से एक स्ट्रोक अप्लाई करती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने लगा दी। अब ये कलर है, अगर मुझे इसको लाइट का इफेक्ट देना है तो अगर मैं इस पे लाइटिंग या स्क्रीन ऐड कर दूंगी तो इट लुक्स लाइक कि कोई जैसे लाइट लगी हुई है। ठीक है, हम जब भी कहीं पे, और अगर आप इसको थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं तब भी ये उस तरह से आपको फील देगा। इसके फिल के साथ आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, जब हम डिजिटली पेंट कर रहे होते हैं, डिजिटल कोई भी हम चीज बना रहे होते हैं, कोई भी विजुअल क्रिएट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें ये लेयर पैनल की सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है और इनका यूज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम आगे लाइट पे, लाइट के बाद में अगर हम इसको स्क्रीन करते हैं, लाइट करते हैं, बहुत बेसिक सा डिफरेंट आता है। लाइट के साथ में वो सिर्फ उसको लाइट वाले इफेक्ट में करेगा, स्क्रीन के साथ टोटली जो वाइट एरियाज है ना, जो वाइट लाइट है उसमें वो हाईलाइट हो जाती है।
कलर डॉज है, लीनियर डॉज है। अच्छा, अब ये जितने सारे ऑप्शंस है ना, बहुत सारी मुख्तलिफ ये टर्म्स हैं जो आप लोग सुन रहे हैं। बहुत सारे मॉड तो जो उसका वर्ड है ना, जो कीवर्ड यूज हुआ हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग प्ले करता है। मतलब अगर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है वो कलर और उसके बैक का इमेज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे तो वो जो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट आता है वो हमें शो होगा। और कुछ मॉड्स ऐसे हैं जिनको आप जब एक्सप्लोर करेंगे, आप जब जिनको चेक करेंगे, एक दफा ट्राई करेंगे, फिर आप लोगों को समझ आएगी। वाइब्रेंस या सेचुरेशन, रिपीट कर दें। अभी मैं वाइब्रेंस सेचुरेशन, मैंने तो भी नाम बोले थे, भी सेचुरेशन तक हम लोग गए नहीं है। चौधरी शुएब अमजद, सेचुरेशन पे मैं आ रही हूँ अभी। अच्छा जी, उसके बाद लाइट कलर है, फिर आ जाता है ओवरले। मतलब आपने यही वाली स्ट्रोक को बैक इमेज के साथ में ओवरले करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा। अब ये जितने भी मॉड है ना, इनका आप लोग ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोई प्रॉपर टेम्पलेट है और आपके माइंड में वो रह जाएगी। आपका जो मेन इमेज होता है ना, ये जैसे मेरे पास ये एक सोर्स इमेज है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई लाइट मॉड हम लगाना चाह रहे हैं इस पे, हम इस पे कोई डार्कन मॉड्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, या इनफैक्ट आपके पास एक रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा आप अपने लिए काम कर रहे हैं या आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आपको ये पता होता है कि आपका जो भी काम है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड एग्जीक्यूशन आपको क्या चाहिए। ठीक है, या आप अगर रैंडमली कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, मतलब आप बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ भी प्लान किए कोई भी काम आपने स्टार्ट कर दिए, फिर आपको एंड रिजल्ट की फिक्र नहीं है, तो फिर उसमें आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें ये चीज नहीं है कि आपकी इमेज का इफेक्ट कैसा आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लोर करते हुए आप इन चीजों को देख लेंगे कि अच्छा, सॉफ्ट लाइट करें तो कैसा रिजल्ट आता है, हार्ड करने से कैसा आता है। इनफैक्ट अगर आप हार्ड लाइट लगा देते हैं और आप चाह रहे हैं हार्ड लाइट में ही मेरा बैक इमेज भी विजिबल हो, तो हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ओपेसिटी क्या होती है, किसी भी कलर की जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है ना, उसको इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं विद ओपेसिटी। ठीक है, अगर मैंने ओपेसिटी कम कर दी, तो विद हार्ड लाइट मुझे वो ग्रीन सा जो मेरा स्ट्रोक है वो भी शो हो रहा है और मेरा बैक इमेज भी शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हार्ड लाइट में आपके पास आ जाती है विविड, ये सारी लाइट्स हैं। अगर आप लोगों ने ये बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं चीजें फोटोग्राफी से। अगर आप लोगों ने कभी फोटोग्राफी की हुई है, किसी को करते देखा हुआ है, या आप लोगों ने कभी भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, किसी स्टूडियो में आपको इत्तेफाक हुआ जाने का, वहां पे ये सारी लाइट्स मौजूद होती हैं। थ्रू दीज लाइट्स हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सिंपल अपनी कोई भी सिंपल कैमरा, जो भी आपके पास मोबाइल फोन है, उससे आप लोग पिक्चर लेते हैं, तो भी आप उस पिक्चर को यहाँ पे लेके आके फोटोशॉप पे बिल्कुल उसी रिजल्ट्स की तरह से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से लोग जो हैं वो फोटो मैनिपुलेशन करते हैं बहुत हाई एंड किस्म की। मतलब एक बहुत बेसिक सा इमेज होता है, और उस इमेज को बहुत ज्यादा ट्रीट करने के बाद में चेंज किया जाता है। एक इमेज में मेरे पास कल मुझे किसी ने सेंड किया था, मैं अगर वो मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और उस पे थोड़ी मतलब मेरे से सजेशन ये ली जा रही थी कि इज इट फेयर। वो इमेज पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उस पे बात क्या हुई थी। लेकिन वो इमेज दिखाने का पर्पस ये है कि इस वे में कोई भी डिजाइनर या ग्राफिक आर्टिस्ट जो है किसी भी बेसिक पिक्चर को बहुत ज्यादा एडवांस हाई एंड लेवल पे चेंज कर सकता है विद दीज बेसिक ऑप्शंस। ये जो ब्लेंडिंग मॉड्स के ऑप्शन है, या यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स बहुत सारे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिल्टर गैलरी पे अभी तक हम लोग आए नहीं है। अच्छा, इमेज मेरे पास ओपन, एक सेकेंड हो गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी,
यस आई डिड फोटोग्राफी, नैना आपने की। अच्छा ये इमेज था, ठीक है। इसका भी क्योंकि व्हाट्सएप पे मुझे सेंड हुआ है तो ये बहुत क्लियर सा रिजल्ट नहीं आपको शो हो रहा होगा, बट फिर भी ये इमेज था। ट्रेन है और मतलब उसकी कोई जरा बर्ड आई व्यू से फोटो भी बनाई हुई है कहीं से भी, ठीक है। और इस इमेज को उसी डिजाइनर आर्टिस्ट जो भी फोटोग्राफर है उसने फिर उसको ये रिजल्ट दिया है, ठीक है। ये सेम इमेज है दोनों, ये इमेज और ये इमेज सेम है। दिस इज कॉल्ड फोटो मैनिपुलेशन। एक ये होती है, एक होती है जो हम करते हैं थोड़ा सा, जिसको हम ड्रामेटिक वे में करते हैं, ठीक है, जिसको फैंटेसाइज करके आप कोई थीम बना के प्रॉपरली करते हैं, जिसमें आपको ये पता होता है कि ये इमेज एक्चुअल इमेज नहीं है, लेकिन इस इमेज पे कोई कह सकता है कि मे बी ये इसी तरह से ही कोई जो वेदर की कंडीशन भी ऐसी हो और ये ओरिजिनल इमेज हो। तो आजकल क्या हो रहा है, मतलब इस एक चीज को बताने का और दिखाने का पर्पस ये है कि आजकल जो फोटोग्राफर्स है ना, जो डायरेक्टली ऐसी फोटोज बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा अनॉयड हो गए हैं उन लोगों से जो पिक्चर्स को जाके मैनिपुलेट करते हैं इन फोटोशॉप। और मेरे से कल किसी ने यही पूछा था कि ये फेयर है इस तरह करना। तो आई बिलीव कि ये आर्ट है, ठीक है। मैनिपुलेशन इज आर्ट। मैनिपुलेशन को आप डायरेक्ट फोटोग्राफी नहीं कह सकते, और जो कहता है वो गलत करता है। और जो लोग इस आर्ट को जानते हैं, जैसे आप लोग ये काम करेंगे तो आपको ये पिक्चर देखते ही समझ आ जाएगी कि ये डायरेक्ट कैमरा जो है ना उसका इफेक्ट नहीं है, ये इफेक्ट आके टूल के थ्रू, फोटोशॉप के थ्रू, आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू या फिर लाइट रूम के थ्रू ये पिक्चर पे ऐड किए गए हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता वो इंस्पायर होते हैं एंड उससे अल्टीमेटली कुछ थोड़ा बहुत लॉस तो होता है। जो फोटोग्राफर्स जो है ना डायरेक्टली अच्छी पिक्चर्स देते हैं, अच्छी कॉम्पोजिशंस, अच्छी लाइट्स के साथ में काम करते हैं, लेकिन ये सारे का सारा काम बहुत इजीली आप लोग इन्हीं मॉड्स के थ्रू, जो हम अभी देख रहे हैं, इन्हीं मॉड्स के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इमेज की लाइट इंटेंसिटी, उसकी जो सारी की सारी फील होती है वो टोटल चेंज की जाती है। अब इसमें आप लोगों ने मैनिपुलेशन की, आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा, इसमें स्काई चेंज किया गया है, ठीक है, किसी और इमेज से उठा के स्काई लगाया गया है। बाकी पूरे इमेज की लाइटिंग सेट की गई है, बाकी इमेज में कुछ भी ऐड नहीं किया। उसमें ये जितनी भी सारी चीजें हैं आप ये देखें और ये देखें, इसमें सबको ट्रीट किया गया, लाइट चेंज की गई है, इस पे डार्कन मॉड अप्लाई की गई है। अगर मैं इसी इमेज को बस थोड़ा सा अगर चेंज करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, सिंपल मैंने इसकी कॉपी ली है और मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इस पे अगर मैं लीनियर बर्न या कलर बर्न ऐड करती हूँ, ये कलर बर्न ऐड करती हूँ और इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी चेंज करती हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें ये कुछ हद तक ये एक ही स्टेप में इस इमेज का रिजल्ट कुछ उससे सिमिलर हो गया है। बाकी ये है कि आप मजीद उसको इनहेंस करने के लिए काफी सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक आर्ट है, मैनिपुलेट करना चीजों को, उनको बेहतर तरह से प्रेजेंट करना, और फिर उसमें एज अ ग्राफिक आर्टिस्ट उसको अपनी जो भी आप लोगों की स्किल्स होती हैं उनको भी आगे फर्दर प्रेजेंट करना। उसमें कोई ऐसी सच वो नहीं है कि जी आप लोग कोई मतलब वर्ड ऐसा है ना मैनिपुलेशन, तो वो कुछ लोग इसमें माइंड भी कर जाते हैं कि जी ये तो पिक्चर इतनी बुरी सारी पिक्चर थी और उसका क्या बना दिया। ऑल दो आई बिलीव कि ये तो एक इंस्पायरिंग सी चीज है कि एक बहुत बेसिक कैमरा से लिया हुआ बेसिक सा क्लिक जो है, ग्राफिक आर्टिस्ट जो होते हैं उसको बहुत इंस्पायरिंग बना देते हैं कि अगर कभी कभार आपके पास आपकी कोई पिक्चर ऐसी है जो आप अनफॉर्चुनेटली किसी अच्छे कैमरा से नहीं बनवा सके, लेकिन वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई बड़ा खास ओकेजन था, तो आप उस पिक्चर को किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से, किसी भी ग्राफिक आर्टिस्ट से बेहतर और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनवा सकते हैं। और ये जितने भी काम है ये आज हम लोग देख रहे हैं कि ये इन सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन से, ब्लेंडिंग मॉड से ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई जी लाइट सारी। उसके बाद आ जाता है जी एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस का, कि इस कलर का उस कलर में जो डिफरेंस है ना, जो दो कलर्स एक जैसे हैं उसके अलावा बाकी कलर हमें शो होगा, बाकी वो उसमें ग्रेव कर देता है, ठीक है। ये हो गया एक्सक्लूजन, ये सब्ट्रैक्शन। अब कलर के अकॉर्डिंग है कि हमने ग्रीन सा ही फील था इस इमेज का और उसमें हमने थोड़ा टर्कोइज सा एक इमेज लगा दिया है जो स्ट्रोक का, तो ये इस तरह से आ रहा है डिवाइड। फिर इसकी ह्यू चेंज हो जाती है, सेचुरेशन इसमें ऐड हो जाती है, कलर है जो हमने कलर का स्ट्रोक लगाया है ना उसी कलर पे हमारा बैक वाला इमेज सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने जैसे ये
ये मैं ऐड करती हूँ, तो ये इमेज था येलो में, लेकिन वो स्ट्रोक लगाने से और उसको कलर के ऑप्शन में देने से उसने क्या किया, हमारा इमेज भी विजिबल कर दिया है और उस इमेज को हमारे स्ट्रोक लगाए हुए इमेज के साथ में हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास, वो थोड़ा सा कुछ आपका ब्लैक एंड व्हाइट सा फील देता है इमेजेस को। अब ये जितने भी ऑप्शन है, मैं इसको वापस नॉर्मल पे कर रही हूँ, इनको आप डिफरेंट इमेजेस पे डिफरेंट तरह से एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट एक चीज माइंड में रखनी है कि जो भी आपका ऊपर वाला इमेज जिस पे आप ये मॉड्स अप्लाई कर रहे हैं, वो अफेक्ट करेगा आपके नीचे वाले इमेज को, वो चाहे बैकग्राउंड इमेज है चाहे आपने इसकी कॉपी ली हुई है। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ करके कॉपी भी ले देते हैं ना, तो भी आपके ये सारे के सारे ऑप्शंस इसी तरह से फील देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ब्लेंडिंग मॉड्स के साथ ही हमारे पास यहाँ ओपेसिटी का ऑप्शन मौजूद है, जो मैंने ब्लेंडिंग मॉड के साथ ही आपको बताया कि आपका जो भी आपका इमेज है, जो भी आपकी स्ट्रोक है, आप उसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और देन हमारे पास फिल का ऑप्शन है। फिल का ऑप्शन मैंने आपको ब्रशेस के साथ में बताया था कि फिल और ओपेसिटी दिखने में तो एक जैसा ही काम करते हैं, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिल क्या करता है, आपका जो कलर की जो क्वांटिटी है ना, जो आपकी इमेज की क्वांटिटी है, उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, और जो ओपेसिटी है वो ओवरऑल आपकी इमेज को ट्रांसपेरेंट करती है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में ज्यादा बेहतर तब आएगा जब आप ब्रशेस के साथ काम करेंगे। जब आप ओपेसिटी कम करेंगे तो आपकी टोटल टोन जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, लेकिन उसकी स्ट्रोक एक जैसी लगेगी। लेकिन अगर आप फ्लो कम करेंगे, फिल कम करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी कलर की क्वांटिटी ही कम आएगी, मतलब आपको एक के बाद दूसरा स्ट्रोक तीसरा स्ट्रोक लगाना पड़ेगा, तो आपका रिदम बैलेंस होगा। ठीक है, जो लोग आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी मैनुअली पेंट और ब्रश यूज किया हो, कभी पेंटिंग की हो, कभी ट्राई की हो ये चीजें? अगर तो किसी ने किया है तो उसको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब हम कलर ब्रश में ज्यादा कलर ऐड करते हैं तो हमारी स्ट्रोक डार्क लगती है, और जब हम कलर का फिल जो होता है वो कम लेते हैं तो हमारी स्ट्रोक लाइट लगती है, लेकिन उस लाइट स्ट्रोक को हम मजीद एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर तीसरी लेयर लगाने से डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो वो फिल वो काम करता है, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कलर को ही थोड़ा सा थिन कर देना। ठीक है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देना, फिर फिल करके उसको ब्रश में फिर लगाना। तो उससे ही होता है कि बैक वाली आपकी कोई भी अगर कैनवस पे बैक पे कोई इमेज बना हुआ है ब्लैंक है, तो वो बैक वाली चीज भी ट्रांसपेरेंट होकर नजर आ रही होती है। अच्छा जी, ये तो हो गए ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ओपेसिटी और फिल। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास कुछ नीचे चीजें मौजूद हैं जिसमें लॉक लिखा हुआ है, लॉक के आगे कुछ ऑप्शंस हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला लॉक है, अगर आप अपनी इस लेयर पे लगाते हैं तो इसके ऊपर अगर आप 2 मिनट 1 सेकंड थोड़े से सेकंड्स के लिए अपना कर्सर रखें तो इस पे लिखा है पिक्सल लॉक। 1 सेकंड, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। ठीक है, ये पिक्सल लॉक होता है, हमारे जो पिक्सल्स है ना ये उनको लॉक कर देता है। अब इस इमेज का इस लेयर का क्या क्या हम इसको मूव कर सकते हैं। जैसे आपका जो ये वाला लॉक था, जो ये वाला लॉक है जो आपके बैकग्राउंड में ही लगा होता है, जिसपे आपकी लेयर भी इनएक्टिव होती है, ये मूव भी नहीं करता। ठीक है, इसको अगर मूव भी आप करना चाहें तो ये नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा ये लॉक है पिक्सल लॉक, इससे ये होता है कि हमारी वो लेयर जो है वो मूव हो जाती है, लेकिन उस पे फर्दर हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं इस पे ब्रश से कोई स्ट्रोक लगाना चाहूँ तो मैं इसी पिक्सल्स के अंदर रहते हुए लगा सकती हूँ। असल में पूरी का पूरा हुआ हुआ मैं थोड़ा सा कम एरिया लेती हूँ, मैं इसके इनर साइड पे तो लगा सकती हूँ, इसके बाहर कहीं नहीं लगा सकती। जहां पे वो पिक्सल लॉक हो गया ना अंदर, सिर्फ उस एरिया में काम कर सकती हूँ। 1 सेकंड, मैं इस पे स्ट्रोक ऐड करती हूँ थोड़ा सा कम, और फिर मैं ये पिक्सल लॉक लगाती हूँ। इसको मैं कर रही हूँ ऑफ। यहाँ पे मैं लगाती हूँ स्ट्रोक फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इस जगह पे। ठीक है, ये मैंने इस जगह पे लगा दी स्ट्रोक, और इसको मैं कर देती हूँ मे बी कोई थोड़ा सा ओवरले कर दिया, नजर भी आ रही है। अब मैंने जब इस पे पिक्सल लॉक लगाया तो इसके बाहर मैं कहीं काम नहीं कर सकती। हाँ, इस लेयर के अंदर अगर मैं इसके ऊपर काम करना चाहूँ तो मैं इसी उन्हीं पिक्सल्स पे काम कर सकती हूँ। ठीक है, जितना पिक्सल जो यूज हुए थे वो लॉक हो जाते हैं, और इसको मैं मूव भी कर सकती हूँ। ठीक है, उस एरिया को, उस जितनी भी वो कैनवास है उस साइज को। ये तो हमारा हो गया पिक्सल लॉक। पिक्सल लॉक के आगे
ब्रश लॉक है, जब आप ब्रश लॉक लगा देते हैं तो आप अपनी इमेज पे पेंट नहीं कर सकते। और ये ब्रश लॉक हमें हेल्प करता है जब हम लोग डिजिटल पेंटिंग्स कर रहे होते हैं ना, डिजिटली पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं, तो हमें समटाइम, जैसे मैंने अपने फेस का जो स्किन टोन फाइनल कर लिया, अब मैं नहीं चाह रही कि उसके ऊपर मजीद कुछ स्ट्रोक्स ऐड हो, तो मैं उस पर ब्रश लॉक लगा दूंगी। उसमें फर्दर ब्रशेस नहीं अप्लाई हो सकते, वो लेयर मेरी लॉक हो जाएगी। क्योंकि काम करते हुए हमें पता नहीं चलता कि हमारी सेम लेयर पे कितनी बार हमारे से स्ट्रोक ऐड हो जाती है। जब अभी तो आप लोग बहुत क्लीन वर्क कर रहे हैं ना, 5-10 लेयर पे काम कर रहे हैं, जब आप देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई इमेज में लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पिक्चर है, आपने इस पिक्चर को डिजिटली पेंट करना है। अब आप अगर इसकी स्किन टोनिंग देखें, स्किन टोन में इसके इतने सारे कलर्स हैं, जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे विद ब्रशेस, आप ये स्ट्रोक्स अप्लाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये टोन लिया और मैं यहाँ पे अगर ये पेंट करती हूँ कलर, ठीक है, और इस तरह से जहां जहां पे जो जो कलर आ रहा है वो उसकी ओपेसिटी और फ्लो कम करते हुए मैं उसको जब पेंट करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है, तो एक दफा जब मेरी वो फाइनल हो जाएगी, वो सारी की सारी लेयर, ये देखें जैसे ये भी मैंने स्टार्ट किया तो ये कुछ इतना सा मेरे पास आ रहा है, ठीक है, मैंने इतना सा भी बस किया। उससे ये होता है कि जब वो फाइनल हो जाती है चीज, तो हमें उसको कहीं कहीं पे उन पॉइंट्स पे लॉक कर देना पड़ता है। वो लेयर लॉक कर दी, अब अगली बना ली और अगली पे काम शुरू कर दिया, नेक्स्ट लेयर पे हमने फर्दर फिर इसको पेंट करना स्टार्ट किया। इसी तरह से जब ये चीज, तो जब आप लोग डिजिटली पेंट करेंगे फिर आप लोगों को आइडिया होगा। और ये वाला काम जो लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जिनका इंटरेस्ट इसमें होगा, उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वो टैबलेट वगैरह कोई ले लें, तो उससे ज्यादा इजीली वो ये वाले सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, इनको ऑफ कर दें हम। ये देख ली हमने दोनों इमेजेस। वापस आ जाते हैं अपने इमेज पे। अच्छा जी, ब्रश लॉक के बाद में हमारे पास है यहाँ पे लॉक पोजीशन। मतलब जिस पोजीशन पे आपका कोई काम है, कभी कभार ऐसे होता है हमने कोई अगर हम लेआउट डिजाइन करें, हमने टेक्स्ट वगैरह लिख दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि वो टेक्स्ट लिखा गया है, फाइनल हो गया, वो लॉक हो जाए, उसकी पोजीशन लॉक हो जाए, वो वहां से मूव ना करे। लेकिन उसको फर्दर आप चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने इस, जैसे अगर मैं इसी स्ट्रोक की बात करूं, तो मैं इसकी पोजीशन अगर लॉक करती हूँ तो इसको मैं मूव नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे पहले आप इस लॉक से, ये जो आपका पिक्सल लॉक था, इससे आप मूव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लॉक्स हैं। आप लोग जब आगे काम करोगे लेआउट्स पे, लोगोस पे, तो आपको ये जब डिस्टरबेंस आएगी ना कि लेयर अच्छी भली मैंने सेट करके रखी हुई थी, एकदम से हिल गई है, या उस पर तो मैंने ये चीज फर्दर ऐड नहीं करनी थी, क्यों ऐड हो गया, फिर आपको आइडिया होगा कि ये सारे के सारे लॉक्स बहुत काम करते हैं। एक ये आगे लॉक है, ये अपडेट हुआ है मेरा हाल है, फ्रेम लॉक है ये, 17 में शायद अपडेट हुआ है, 15 में मुझे नहीं याद ये था कि नहीं था, 17 या 18 में अपडेट हुआ है, इसको मैं अभी नहीं बता रही, इसको भी आप छोड़ दें। और फिर लास्ट पे आ जाता है जी हमारे पास ऑल लॉक, ये वाला लॉक ऑल। ये अगर मैं करूंगी तो ये वो वाला लॉक है जो बैकग्राउंड लेयर पे हुआ होता है, ठीक है। जैसे हमारी बैकग्राउंड लेयर लॉक होती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। इसको अगर आप मूव करना चाहें, इस पे कुछ काम करना चाहें, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बिल्कुल कंप्लीटली लॉक हो गया। इनफैक्ट इसके ब्लाइंडिंग मोड ऑफ हो गया, हर चीज इसकी ऑफ हो गई है। इस पे काम करने के लिए वापस इसको अनलॉक आप चाहे इधर से कर लें, चाहे आप अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो भी ये वो बैकग्राउंड लेयर होती है। डबल क्लिक करने से हमारी बैकग्राउंड लेयर अनलॉक हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गए लेयर पैनल के सारे ऑप्शंस। अब हमारी लेयर में कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी हैं। उनको, जैसे कल मैंने आपको बिल्कुल फटाफट से जल्दी जल्दी से ग्रेडियंट का ऑप्शन बताया था ब्लेंडिंग मोड्स में जाके, अब वो ऑप्शंस क्या है सारे, उन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि इन ऑप्शंस की आप लोगों को समझ आई है, तो हम आगे चलेंगे।
अच्छा जी, चलें फिर आगे चलते हैं। अब मैंने ब्लैंक कैनवस ओपन कर लिया है, क्योंकि हम लोग देखने लगे हैं हमारे जो लेयर के ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं और वो सब क्या क्या है वो देखते हैं। अच्छा जी, मैं उसके लिए कोई एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। कोई सा भी एक शेप ले लें, कोई स्ट्रोक लगा लें, कुछ भी। शेप ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली न्यू लेयर पे हमारे पास एक शेप आ जाएगी। ठीक है, इसके फिल में कलर मैं कर देती हूँ कुछ भी। ये एक कलर ले लिया। बल्कि मैं इस शेप को रास्टराइज कर देती हूँ, ताकि इसमें फिर फर्दर जितनी भी चेंजिंग्स हैं आप जाके उन ब्लेंडिंग मोड से करें। तो आप चाहे इस तरह से शेप ड्रॉ कर लें, चाहे आप न्यू लेयर ले लें और आप अपनी जो आपकी मार्की टूल है उससे जाके कोई सा भी एक कलर लेके, ये ऑरेंज ही हम ले लेते हैं, आपने इसमें फिल कर दिया। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल में जो भी फर्दर ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं उनको ट्राई करते हैं, और साथ साथ में ये बताती जाती हूँ कि और किन किन चीज़ों पे आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको अगर आप अपनी लेयर को राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस। आप यहाँ से ये ओपन कर सकते हैं स्क्रीन। ठीक है, आप ये करेंगे तो ये लेयर स्टाइल के नाम से एक पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें काफी ज्यादा सारी डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा ये है, आप एक तो आपकी लेयर का है थंबनेल विंडो, जिसपे आपको आपकी लेयर पे मौजूद चीज नजर आती है। एक यहाँ पे ये बाकी का ग्रे एरिया है। ठीक है, अगर मैं इस लेयर के पैनल को यूं बड़ा करती हूँ तो भी आपको ये ग्रे एरिया नजर आता है। ठीक है, इसको आप जितना मर्जी अपनी आसानी के लिए बड़ा करना चाहे आप कर सकते हैं, जितना छोटा रखना चाहे आप रख सकते हैं। इस ग्रे एरिया पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ये लेयर स्टाइल्स वाला ही पैनल ओपन होता है। ठीक है, अब ये लेयर स्टाइल पैनल ओपन हो रहा है तो हमें इसके ऑप्शंस को यूज करते हुए इस स्क्रीन को भी देखना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, स्क्रीन उठा के थोड़ी सी हमने साइड पे रख दी और इस पैनल को हमने कर दिया सामने। आपको आई होप स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। अब ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, जिसको लेयर स्टाइल मोड भी कहा जाता है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी कहा जाता है, इनमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जी इसमें आगे आपके बेवल एंड इम्बोज, इस ऑप्शन को देखते हैं। बेवल और इम्बोज क्या करता है? इम्बोज आपको आइडिया होगा, थोड़ा 3D सी लुक देने के लिए इम्बोज किया जाता है चीजों को। इस ऑप्शन पे जैसे ही हम आए हैं तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। ये देखें, बेवल एंड इम्बोज। अब इसमें हम फर्दर क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं वो ये आप यहाँ पे देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर आ रहा है, स्टाइल जो इसमें यूज हुआ है इनर बेवल यूज हुआ है। आप इसमें आउटर भी लगा सकते हैं, आउटर करेंगे तो बाहर की तरफ आपको कुछ 3D सा नजर आएगा। इनर करेंगे तो इनर साइड पे वो 3D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसको इम्बोज करेंगे तो इम्बोज का थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट है। पिलो इम्बोज वो डिफरेंट रिजल्ट देगा। स्ट्रोक इम्बोज तो ये थोड़ा स्ट्रोकी सा रिजल्ट आपके पास आएगा। मैं इस पे भी इनर इनर बेवल ही लगा रही हूँ। टेक्निक जो इस पे यूज हुई है स्मूथ यूज हुई हुई है। हार्ड भी कर सकते हैं आप, इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाती है इसकी डेप्थ। डेप्थ यहाँ पे 100% है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जितना इंक्रीज करेंगे उतना आपको ये 3D का लुक ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड है। जो इसकी डेप्थ दिखा रहा है वो, डाउन करेंगे तो डाउन डेप्थ आएगी। ठीक है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। साइज बढ़ाऊंगी तो ये देखें, साइज बढ़ाने से क्या हो रहा है, उसका जो एम्बोज का साइज है वो बढ़ रहा है, मतलब वो ज्यादा एजेस से उसको 3D लुक दे रहा है। सॉफ्टन करूंगी तो ये ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ऑलरेडी क्योंकि हमने स्मूथ ऑप्शन लगाया हुआ है तो वो पहले से ही काफी ज्यादा स्मूथ उसका रिजल्ट दे रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आ गई शेडिंग। शेडिंग इसकी 90 डिग्री पे हुई है, देखिए बिल्कुल एक जैसा एग्जैक्ट इक्वल स्केल आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसकी स्केलिंग चेंज करते हैं, एंगल चेंज करते हैं, तो ये देखें ये किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्लॉस
जो है ना कंट्रोल आ रहा है, यहाँ पे कंटूर आ रहा है, सॉरी। तो ये आप इसको इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि किस तरह का आपको बेवल या इम्बोज करना है इसको। ये हो गया। इसमें भी आप फर्दर चेंजिंग्स कर सकते हैं। फिर आपके पास वही मॉड आ गए, हाईलाइट मॉड में आपके पास वही सारे मॉड आ गए हैं जो हमने कलर पैनल में यूज किए हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, कलर बॉन्ड करना चाह रहे हैं, सॉफ्ट लाइट लगाना चाह रहे हैं, या आप इसको नॉर्मल रखना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर शेडो मॉड है, ऊपर आपका आ रहा है हाईलाइट वाला एरिया, नीचे आपका शेडो एरिया आ रहा है। इसमें भी आप वो सारे मॉड्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई लगा हुआ है, अगर इसको नॉर्मल करूंगी तो शायद ये चेंज रिजल्ट देगा या कुछ मजीद। और इसमें आगे कलर भी आपके पास आ रहा है कि आपने कलर कौन सा ऐड करना है। ठीक है, शेडो में पहले ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर का शेडो अप्लाई। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, ऑरेंज के साथ जो शेडो आएगा वो आएगा रेड कलर का, और जो उसकी लाइट आएगी वो आएगी येलो कलर की। ठीक है, तो आप ये भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो ये, और यहाँ पे आपको देखे, अच्छा एक चीज जो सॉरी ये सबसे पहले बताने वाली थी कि आप लोग जब ये मॉड ऑन करते हैं ना, जब भी आप ये मॉड ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो प्रीव्यू ऑन नहीं करते और वो यहाँ से कर करके सब कुछ देखते हैं, और फिर मुझे मैसेज आता है कि हमारा तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होता स्क्रीन पे, जब हम ओके करते हैं तो चेंज होता है। जैसे अगर मैंने ये सब कुछ करके ओके किया तो मुझे वो शो हो जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले मैंने इसका प्रीव्यू ऑन ही नहीं किया तो मुझे यहाँ पे वो नजर नहीं आएगा। प्रीव्यू ऑन करूंगी तब मुझे सारी चीजें नजर आएंगी। ये तो हो गया जी पहला ऑप्शन, बेवल एंड इम्बोज का। बैक कर रही हूँ उसको वापस, मैं फ्लैट उस पे लेके जा रही हूँ सर्कल पे। फिर से इसको मैंने डबल क्लिक किया, पैनल ओपन हो गया। अब आ रहा है यहाँ पे कंटोर का ऑप्शन कि आपने कितना ज्यादा इसको कंटोर करना है। ठीक है, ये देखें ये चेंज हो रहा है। फिर आ गया टेक्सचर कि आपने अपने उस इमेज पे कोई टेक्सचर अगर ऐड करना है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल को भी ऑफ कर रही हूँ। बेवल एंड इम्बोज में टेक्सचर वाला ऑप्शन अगर मैं ऑन करती हूँ तो बेवल एंड इम्बोज की प्रॉपर्टीज भी उसमें ही आएंगी साथ में। ठीक है, मैं ये थोड़ी कम कम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पे मैं इसको वाइट ही कर रही हूँ और इसको मैं ब्लैक ही कर रही हूँ वापस। ठीक है, अच्छा जी, अब कंटोर अगर आपने करना है इसको तो आप कंटोर की रेंज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्सचर आ गए, यहाँ पे आपके पास कुछ डिफॉल्ट टेक्सचर्स होंगे, ट्रीज के टेक्सचर्स हैं। ठीक है, आप कोई टेक्सचर इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद ग्रास के टेक्सचर्स हैं, आप अपने इमेज पे कोई ग्रास टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं। वीडियो भी चल रही है और आवाज भी आ रही है, किसको नहीं आ रही? किरण आपको नहीं आ रही? दोनों चीजें एक्टिव हैं। आप अपना इंटरनेट थोड़ा सा एक दफा जो है ना उसको रिफ्रेश करो। अच्छा जी, किधर थे हम लोग? अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास हम टेक्सचर्स पे थे। टेक्सचर्स में वाटर के टेक्सचर्स हैं, तो आप वाटर टेक्सचर्स ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कभी कभार हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, इस तरह का कोई भी हमारा टास्क होता है, तो उसमें कोई इस टाइप की हमें रिक्वायरमेंट होती है विजुअल की। अब इसका भी स्केल है कि आप इस टेक्सचर का स्केल जितना कम कर देंगे उतना मिनिएचर टाइप से वो अप्लाई हो जाएगा, मतलब मिनिमल सा रिजल्ट देगा। ये देखें, और अगर मैं इसका स्केल बढ़ा दूंगी तो ये बहुत बड़े बड़े से लीव्स वाला पैटर्न जो है ना हमारे पास पूरा शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डेप्थ भी आ रही है, डेप्थ आप इसकी कम करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप लोग उसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक ऑप्शन इसका, बेवल एंड एम्बोस का, जिसमें आपका कंटोर और टेक्सचर दो बेसिक ऑप्शंस फर्दर आ रहे होते हैं। इसको मैं कर रही हूँ ऑफ। अब आ जाते हैं हम उसके नेक्स्ट उस पे लेयर स्टाइल पे जो है स्ट्रोक। आप लोगों को पता है आप लोग स्ट्रोक शेप टूल में जाके वैसे भी जाके फिल और स्ट्रोक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा इमेज है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उस पर स्ट्रोक अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लेयर स्टाइल पे आएंगे और आप लेयर स्टाइल से स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। अब स्ट्रोक की अगर हम पैनल में जाते हैं तो स्ट्रोक के पैनल में क्या क्या चीजें हैं, इसके स्ट्रक्चर में आप देखें स्ट्रोक का साइज आ जाता है सबसे पहले
कि आप स्ट्रोक का साइज कितना रखेंगे। ठीक है, अगर मैं स्ट्रोक साइज इंक्रीज करती हूँ तो ये देखें स्ट्रोक साइज बढ़ता जा रहा है, और चूंकि पोजीशन में इनसाइड स्ट्रोक लगा हुआ है तो ये अंदर की तरफ लग रहा है सारा। अगर आप आउटसाइड लगाना चाह रहे हैं स्ट्रोक तो ये बाहर की तरफ स्ट्रोक अप्लाई करेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि सेंटर में लगे, हाफ अंदर आए हाफ बाहर की तरफ जाए, तो आप इसकी पोजीशन सेंटर कर देंगे। अब ये इट्स अप टू यू कि आपको स्ट्रोक किस तरह से लगाना है। ठीक है, इसको आउटसाइड अगर रखेंगे तो बाहर की तरफ हमारी स्ट्रोक लगती जाएगी। उसके बाद में इसके भी ब्लेंडिंग मॉड्स हैं कि आप अपनी स्ट्रोक को अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, और वो मल्टीप्लाई किससे होगी, बैक वाले इमेज से ही। ठीक है, आप इसको जो भी चीज करेंगे, क्योंकि अभी इसके बैक पे वाइट इमेज है तो वो वाइट के साथ में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, जो वाइट हमारा बैकग्राउंड का इमेज है वो उसके साथ में मर्ज हो जाएगी। अदरवाइज जो भी आपका इमेज होगा उसके साथ में ये मॉड इसका चेंज हो जाएगा। फिर स्ट्रोक की ओपेसिटी है, अगर आप ओपेसिटी लो करेंगे तो चूंकि ब्लैक कलर का हमने लगाया तो वो ग्रे स्केल में चला जाएगा, लो ओपेसिटी में। और अगर आप फिल टाइप पे आते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपने कलर की स्ट्रोक लगानी है, ग्रेडियंट की लगानी है, या पैटर्न की लगानी है। जैसे कल हम लोगों ने ग्रेडियंट्स किए थे कि दो या दो से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर जो आप अपने पिक्चर्स में, अपने टेक्स्ट में, अपने ऑब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप ग्रेडियंट की स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कलर सिलेक्टेड है, कलर सिलेक्टेड है तो दैट मीन्स कि हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर कलर पे आऊंगी तो मैं स्ट्रोक किसी भी कलर का लगा सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कोई सा भी कलर चूज करके उस कलर का स्ट्रोक अप्लाई कर सकती हूँ। बट अगर मैं कलर नहीं ऐड करना चाह रही, मैं ग्रेडियंट में स्ट्रोक ऐड करना चाह रही हूँ, तो ग्रेडियंट ओपन करते ही यहाँ पे फर्दर ग्रेडियंट का बॉक्स आ जाएगा। देखें कलर से क्या आ रहा है, सिर्फ एक कलर पैनल आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ग्रेडियंट किया तो यहाँ पे पूरा ग्रेडियंट सेक्शन आ गया। ठीक है, ग्रेडियंट सेक्शन आपने कल ग्रेडियंट के टूल में देखा था। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ग्रेडियंट पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, ये ग्रेडियंट टूल में हमने ग्रेडियंट एडिटर खोल के ये सारी चीजें पहले कल देखी हैं। अगेन अगर आपको यहाँ से कोई भी एक ग्रेडियंट लेना है, मैं किसी भी, मैं ब्लू कलर का ये कोई भी एक ग्रेडियंट ले लेती हूँ। अब वो ग्रेडियंट मैंने ओके किया तो वो मेरे पास ग्रेडियंट की टाइप्स भी आ गई हैं। यहाँ पे आया रिवर्स, अगर रिवर्स करूंगी तो ऑपोजिट में लग जाएगा। अगर इसका स्टाइल चेंज करूंगी तो लीनियर के बजाय में ये ग्रेडियंट जो है रेडियल में लग सकता है, एंगल में लग सकता है, रिफ्लेक्टेड लग सकता है। जिन लोगों को आवाज या वीडियो का इश्यू आ रहा है, काइंडली आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन एक दफा रिफ्रेश करें, क्योंकि आवाज भी बिल्कुल ठीक आ रही है और वीडियो भी बिल्कुल ठीक जा रही है। तो प्लीज आप लोग ना अपना इंटरनेट कनेक्शन एक दफा उसको रिफ्रेश कर लो। अच्छा जी, उसके बाद में हमारे पास डायमंड है और हमारे पास है शेप बर्स्ट। ठीक है, जो हमारे जिस तरह का भी हम ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हैं हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इसमें एंगल्स हैं, आप एंगल अगर हम लीनियर ग्रेडियंट लगाते हैं तो हम इसके एंगल्स के साथ में ये देखें प्ले कर सकते हैं कि आपको एंगल क्या चाहिए। 90 डिग्री पे होगा तो बिल्कुल ये यूं ही स्ट्रेट आएगा कि डार्क टू लाइट हो रहा है। ठीक है, और ग्रेडियंट का स्केल भी है, आप ग्रेडियंट का स्केल भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ग्रेडियंट वाले सेक्शन में जाके ये चीज मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ। और उसके बाद में कुछ ये टूल्स हैं कि आप प्रीसेट करना चाह रहे हैं इसको अलाइन विद लेयर, रिवर्स, तो ये सारी चीजें भी आप करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी कलर ग्रे, और थर्ड आ जाता है हमारे पास पैटर्न ग्रेड स्ट्रोक। आप अगर स्ट्रोक में पैटर्न लगाना चाह रहे हैं, जो पैटर्न आपने 3D में यूज किए हैं वही यहाँ पे आपके पास पैटर्न आ रहे हैं। ठीक है, ये वाटर वाला पैटर्न है, आप ये लेना चाह रहे हैं, ग्रास का कोई आप पैटर्न लेना चाह रहे हैं, तो आपकी स्ट्रोक में वही पैटर्न लग जाएंगे जो आपके पास यहाँ पैटर्न सेक्शन में मौजूद है। ठीक है, मैं अभी क्या करने लगी हूँ कि मैं वापस आ रही हूँ कलर पे और मैं यहाँ पे जस्ट कलर स्ट्रोक अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है जी, इसको भी मैंने कर दिया ऑफ। अभी ऑफ इसलिए कर रही हूँ कि जो आपका सबसे ऊपर वाला जो भी होगा ना स्टाइल, वो आपका आपके उस पे मॉड पे जरूर इम्प्लीमेंट होगा, नीचे वाले को ओवरलैप कर देगा। तो क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसलिए ऊपर वाले को ऑफ करना पड़ रहा है। अगर हम यूं ऊपर से ग्रेजुअली नीचे से ग्रेजुअली ऊपर जाते ना, फिर ये नहीं करना पड़ना था। स्ट्रोक ऑफ कर रही हूँ, न्यू ग्रेडियंट कलर सेव करना बता दे। ओके, मैं ये भी बता देती हूँ। इनर शेडो, ये देखें इनर शेडो लगाते ही उसमें ये इनर साइड पे एक शेडो आ गया।
ठीक है, आप लोगों ने अभी तक शेडोज वगैरह नहीं लगाए, आपने कोई ड्रॉप शेडो नहीं लगाया, आउटर शेडोज नहीं लगाए, आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो ये सारी भी चीज़ें आपके लेयर स्टाइल पैनल में मौजूद होती हैं। ठीक है, इनर शेडो में आ गए। अब अगेन वही सारी चीज़ें हैं, आपका जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा इन सारे ऑप्शंस में। इसका भी डिस्टेंस है, आपने कितना ज़्यादा इंक्रीज करना है डिस्टेंस, चौक कितना आपने इसमें देना है, और साइज आपका कितना ज्यादा होना चाहिए शेडो का। ठीक है, ये आप चीजें देख सकते हैं यहाँ से करके। आपने जैसे इस पे शेडो अप्लाई किया तो ये आपका जो सर्कल है एक 3D की फील आपको दे रहा है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आपके पास कलर आ रहा है कि शेडो का कलर क्या होगा। आप इस कलर को अगर चेंज करते हैं, देखिए मैंने रेड कर दिया या मैंने इसको ब्लू कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये कलर मेरा चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली हम लोग ब्लैक ही रखते हैं। उसके बाद में अगेन वो सारे कंटोर के टूल्स हैं, अगर आप कंटोर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं। ये ऑप्शंस कभी कभार यूज करनी पड़ती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ज्यादा इनका यूज नहीं होता। आप इसमें नॉइज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कोई नॉइज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया इनर शेडो। इनर शेडो के बाद है इनर ग्लो। मतलब आप किसी भी इमेज पे कोई ग्लो देना चाह रहे हैं। अब ये इसका कलर ऐसा है कि इस पे ग्लो आपको बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज पे आपको उस तरह से ग्लो शो नहीं होगा। बैक पे भी वाइट कलर, मैं पहले ये करती हूँ, बैकग्राउंड पे कोई मैं डार्क कलर ऐड कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैक, ताकि आपको कलर शो हो। ठीक है, अब मैं वापस इस पे आ रही हूँ, मैं इस पे ग्लो अप्लाई करती हूँ। ठीक है, इन्हें ग्लो लगाया, और ये देखें, अब आपको ये वाइट सा ग्लो नजर आ रहा है। अगर मैं इसका चौक और इसका साइज बढ़ाती हूँ तो ये इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, मैंने ग्लो ऐड कर दिया इसकी। अगर इसमें नॉइज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। अब ये वाइट है, अगर आप वाइट के बजाय किसी भी और कलर का ग्लो ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ग्लो ऐड हो जाएगा। यूजुअली हमें कोई लाइट कलर ही चाहिए होता है, डार्क कलर पे हम लाइट कलर अप्लाई करें तो कॉन्ट्रास्ट पे नजर आता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें भी ये वही सारा स्ट्रक्चर इसमें भी शो हो रहा है जो आपको इनर शेडो में शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इनर शेडो के बाद, इनर ग्लो के बाद हमारे पास आ जाता है साटिन। इसमें ये आप लोग कोई कलर जो है ना इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस वगैरह, इसका साइज आप लोग ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी के साथ भी बिल्कुल वैसे, इसका भी स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं। फिर आ जाता है कलर ओवरले। आप लोगों ने अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उनमें कलर चेंज करने के लिए एक तरीका आपने सीखा था कि आप अपने उस ऑब्जेक्ट को वापस रिसिलेक्ट करते हैं इस तरह से, और आपने कोई सा भी कलर एक चूज किया और आपने आके ऑल्ट बैक स्पेस से उसका कलर चेंज कर दिया। एक तो ये तरीका आप लोगों को ऑलरेडी पता है। दूसरा ये है कि आप लेयर स्टाइल पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे लेयर पे, और कलर ओवरले पे आएंगे। कलर ओवरले पे आएंगे तो ये ब्लैक चुके हुआ है, तो ये आपके पास कलर विंडो आ गई है। आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कलर आपने चेंज कर दिया। अब अगर कलर की ओपेसिटी आप कम करेंगे तो जो बैक पे कलर था ना ग्रीन, उसके साथ में वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, अगर मैं ओपेसिटी बिल्कुल डाउन कर देती हूँ तो ग्रीन होता है, ओपेसिटी बढ़ाती हूँ तो पिंक और ग्रीन को जो मिक्स करके शेड बनता है वो बनता बनता अगर 100% कर दे तो कंप्लीट ही हो जाता है। ये आपका है कलर ओवरले। इसी तरह से आप इस पे ग्रेडियंट ओवरले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट पे आएंगे तो ग्रेडियंट में होंगी बाकी वही सारी चीजें हमने ग्रेडियंट टूल में देखी थी। इस तरह से यहाँ पे अभी मैं नया ग्रेडियंट बनाती हूँ और उसको सेव करना भी बताती हूँ। मैंने यहाँ से रेड कलर लिया, इधर मैंने लॉक ऐड करके इसमें मैंने रेड का एक डार्कर शेड लिया, और लास्ट में मैंने रेड का मजीद डार्क वाला टोन ले लिया। ठीक है, मैंने 3 ये शेड लगा दिए। अब इसको अगर आपने कोई इसको सेव करना है तो इसको आप लिखते हैं रेड, लिखा रेड वेलवेट। ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया इसको। इसको न्यू करें और ये आपके पास यहाँ पे सेव होके आ जाएगा रेड वेलवेट के नाम से। ठीक है, जैसे आपके पास बाकी सारे जो क्या कहते हैं ग्रेडियंट सेव हुए हैं, आप अपना कोई भी ग्रेडियंट सेव कर सकते हैं। इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने पास कहीं पे भी ग्रेडियंट सेक्शन में सेव कर सकते हैं।
ठीक है, इसको आप फर्दर एक्सपोर्ट करके भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, किसी को सेंड भी कर सकते हैं आप ये ग्रेडियंट अपना। अच्छा, अब ये मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया, ग्रेडियंट तो हो गया, बाकी अब ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसको मैं रेडियल करना चाह रही हूँ, तो ये रेडियल हो गया। फिर रेडियल में भी मैं इसका स्केल अगर कम या ज्यादा करना चाहती हूँ तो वो भी मैं चेंज कर सकती हूँ। इसका एंगल भी चेंज हो सकता है। ठीक है, एंगल चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्टाइल भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। ठीक है, इसमें भी ओपेसिटी वगैरह, अगर मैं ओपेसिटी कम करती हूँ तो वो बैक पे चूंकि ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर ऊपर अफेक्ट करेगा। और रिवर्स करेंगे तो लाइट कलर आउटसाइड हो जाएगा और डार्क कलर इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और ये सारी ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज ग्रेडियंट टूल में भी मौजूद है और यहाँ लेयर स्टाइल गाइड में भी मौजूद है। ठीक हो गया। इसके बाद में आ जाता है पैटर्न ओवरले। अगर आप पैटर्न लगाना चाह रहे हैं, वही 3-4 पैटर्न जो आपको आगे पहले मैंने दिखाए हैं, कि आप अगर कोई पैटर्न लगाना चाह रहे हैं तो आप अपने उस पर्टिकुलर इमेज पे वो पैटर्न भी लगा सकते हैं। इस पे मैंने पैटर्न लगाया, इसको ओके कर दिया। उसके बाद आ जाता है आउटर ग्लो। जो काम इनर ग्लो करता है इनसाइड, आउटर ग्लो वही चीज आउटसाइड करता है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, ये देख लें, इनर इनर ग्लो एंड आउटर ग्लो, बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर है दोनों का। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है जी ड्रॉप शेडो। उसके लिए मैं इसको वाइट करती हूँ वापस। आपने अगर कभी किसी इमेज पे ड्रॉप शेडो अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस ड्रॉप शेडो को ओके करेंगे। यहाँ पे आपको लाइट से शेडो नजर आ रहा है, इसकी ओपेसिटी अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको शेडो डार्क नजर आने लग पड़ेगा। इसका डिस्टेंस, इसको स्प्रेड कितना करना है, इसका साइज कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आपका शेडो आपको विजिबल होगा। ठीक है, डिस्टेंस आप जो करेंगे वो आपका डाउनवर्ड्स जाता है तो आपका ड्रॉप साइड पे शेडो आएगा सारे का सारा। ठीक है, ओपेसिटी ज्यादा कर दोगे तो शेडो डार्क हो जाएगा, ओपेसिटी लो कर दोगे तो शेडो आपका लाइट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी आप अपने एंगल्स के साथ में प्ले कर सकते हैं, कि आपने अगर साइड पे लगाना है, आपने जिस तरह भी, जैसे 145 डिग्री पे करना है, आपने 90 डिग्री पे करना है, आपने 0 डिग्री पे करना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपकी एमन, आपकी वीडियो नहीं चल रही। अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही ना, तो आपके इंटरनेट के कनेक्शन का कोई इशू है, क्योंकि वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर अभी नहीं चल रही तो आप क्लास के बाद में ये देख लेना। अच्छा जी, ये तो हो गए सारे के सारे ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस लग कहाँ कहाँ सकते हैं, इन पे भी बात करते हैं। नैना ने कहा है जी किसी इमेज पे भी शेडो कैसे लगाना है बता दें, ठीक चल रही है हमारी वीडियो। तो बिल्कुल वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है। जिनकी ठीक नहीं चल रही उनका, आपकी साइड पे कोई इशू है इंटरनेट का, आप उसको फिक्स कर दें। अच्छा, मैंने इस पे ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है। अगर मैं ये सेम इफेक्ट किसी टेक्स्ट पे लगाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं वो टेक्स्ट लिखूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखती हूँ कुछ भी। टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा भी हमने यहाँ पे रखा है, साइज में कम कर रही हूँ। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैंने ग्रीन यही वाले कलर में ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर सेम शेडो आपने इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप राइट क्लिक से कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे। मतलब आपने शेडो लगाया हुआ है या आपने इस पे, जैसे बल्कि हम 2-3 चीजें इस पे अप्लाई करते हैं। ड्रॉप शेडो भी लगा लेते हैं हम इस पे, ग्रेडियंट भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, वही वाला ग्रेडियंट जो हम लोगों ने सेव किया था, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, ये ग्रेडियंट भी लगा देते हैं, इसको मैं रेडियल में लगाती हूँ। ठीक है, ये मैंने ये भी अप्लाई किया, ड्रॉप शेडो भी अप्लाई किया, और स्ट्रोक भी लगा देते हैं। स्ट्रोक लगा देते हैं जी, कोई थोड़े से किसी ऐसे कलर की जो ऑड ना लगे। ठीक है, ये स्ट्रोक लगा दिया एक। अब ये 3 इस पे इफेक्ट लगे हुए हैं, स्ट्रोक, ग्रेडियंट ओवरले, ड्रॉप शेडो। अगर ये तीनों के तीनों इफेक्ट आप किसी भी दूसरे इमेज पे सेम ऐसे ही अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप डबल क्लिक करके जाएंगे और फिर जाके आप इफेक्ट्स लगाएंगे। आप सिंपल करेंगे,
राइट क्लिक करेंगे उस लेयर को और कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे। ठीक है, आपने जैसे ही कॉपी लेयर स्टाइल किया और आपने आके इस लेयर पे पेस्ट लेयर स्टाइल किया, ये आ रहा है। ठीक है, तो वो जितने भी इफेक्ट्स थे वो इस पे लग गए हैं। अब यहाँ पे चूंकि इसके और इसके साइज में डिफरेंस है तो इस पे जो स्ट्रोक का साइज है वो बहुत बड़ा आया है। तो हम ये कर सकते हैं, हम स्ट्रोक साइज पे जाके स्ट्रोक के साइज को कम कर दें। जैसे स्ट्रोक साइज कम करेंगे तो उसमें आपको जो आपका लगा हुआ है ग्रेडियंट वो भी शो हो जाएगा। अब मैं ग्रेडियंट को यहाँ पे रेडियल के बजाय लीनियर कर देती हूँ ताकि इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से शो। शेडो भी बहुत ज्यादा है, शेडो का भी साइज जाके हम कम कर देते हैं इधर, क्योंकि इस टेक्स्ट के साइज में और उस सर्कल के साइज में डिफरेंस है। इस वजह से वो इफेक्ट हमारा ठीक से अप्लाई नहीं हुआ था, और अभी हमने जाके उसको जब चेंज किया तो वो ठीक से हमारा अप्लाई हो गया। इस तरह से स्ट्रोक साइज भी बड़ा हो रहा है, ये चीज। अब अगर किसी इमेज पे आपको शेडो लगाना है तो वो भी बता देती हूँ, किसी ने पूछा है भी आप लोगों में से। इमेज पे हम किस तरह से लगाएं, कोई क्रॉप्ड इमेज करना पड़ेगा, क्रॉप नहीं है मेरे पास। चलो ये इमेज ओपन करते हैं और इसको हम जरा किसी क्विक मेथड से क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये इसे सिलेक्शन कर ली और इसको मैंने कर लिया क्रॉप, मैंने कर दिया इसको। ठीक है, बैक पे इसके कर देते हैं हम एक लेयर ऐड। अब अगर आप इस इमेज पे शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये राइट मतलब आपका राइट साइड पे शेडो है, आप इसी तरह से डबल क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो पे आएंगे, इसको उठा के जरा साइड पे रखूं ताकि आपको शो भी हो साथ में। इस पे डबल क्लिक किया, ये आपका पैनल ओपन हो गया। ड्रॉप शेडो पे आप आएंगे और आप इस तरह से ये शेडो अप्लाई करेंगे, और फिर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है कि ये सारे का सारा आपका सिर्फ राइट साइड पे आपको शो हो। इस तरह से ये चीज। ठीक है, ये अब आपके इस साइड पे ये शेडो आ गया। अब शेडो का कलर ब्लैक है, अगर आप शेडो का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, अगर मैं ये ब्लू ही रखना चाह रही हूँ, ये जो ब्लू कलर मेरी इस जैकेट का है, मैं ये ब्लू कलर ले सकती हूँ। ठीक है, ये वाला ब्लू कलर का थोड़ा डार्क टोन ले लिया, और इसके एंगल वगैरह हमने सेट कर लिए। मजीद अगर कोई चेंजिंग आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सेम कलर शेडोज आपके प्रॉपरली उस पर वो रिजल्ट नहीं दे रहे होते जो हमें चाहिए होता है। तो हम प्रॉपरली जो शेडो, क्योंकि जो शेडो का कलर है वो आपका ब्लैक से ही और ब्लैक से ग्रे की टोन में जाता है, तो आप इसको ब्लैक अगर करें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से लगेगा। और ये हो गया आपके इमेज पे, हो गया आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पे, हो गया आपके टेक्स्ट पे, हो गया। और यही सारी चीजें शेडो के साथ साथ में आप बाकी सारी चीजें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज होती है, जब हम लेयर स्टाइल पैनल में जाके बहुत सारे इफेक्ट लगाते हैं तो हमारा जो इमेज का साइज है, जो हमारे मतलब जो जो हमारा फाइल साइज है, वर्क साइज जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, और आपका सिस्टम में भी थोड़ा स्लो हो जाए। ठीक है, तो बस ये चीज देखनी है, ये नहीं करना कि बस धड़ाधड़ लगाए जो कोई भी इफेक्ट। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई आपका इफेक्ट जरूरी है, जैसे आप स्ट्रोक अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप लोग ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आपको शेडोज अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अननेसेसरी आप लोगों ने नहीं लगाना कि बस ये इफेक्ट सारे यहाँ पे मौजूद है और इनको हम किसी भी एक टेक्स्ट पे या इमेज पे लगा के देखें, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये फील भी दे रहा होगा, बहुत कमर्शियल जो आपने बैनर्स और एड्स देखेंगे उन पे ये चीजें लगी होती हैं जो बड़ा पॉपअप सा कर रही होती हैं चीजें, उस टाइप की चीजें हम लोग बनाते भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपने ये पूरा जो लेयर स्टाइल पैनल है
इसको चेक करना है, इसके जितने भी इफेक्ट्स हैं, इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं, आपने उनको जाके चेंज करके देखना है। सो फॉर कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई वो आप लोग पूछो, फिर इसको वाइंड अप करते हैं ताकि हम लोग फ्रीलांसर पे भी जाएं, वहां पे जाके आज आप लोगों को बिडिंग का प्रोसेस बताना है। इमेज पर शेडो लगाना बता दें, कोई वाटरी इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। अगर आपने इमेज पे अपने शेडो को वाटरी इफेक्ट देना है तो वो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास यहाँ पे पैटर्न ओवरले भी है, ठीक है। आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आके टेक्सचर का जो है ना एक ऑप्शन है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास चीजें मौजूद है, आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से आप करेंगे। वेक्टर ट्रेस इमेज पे कैसे होगा ये सब। वेक्टर ट्रेस इमेज पे भी उसी तरह से ही होगा जैसे आप लोगों ने, मैंने फिर वो कल हम लोगों ने बनाया था, एक एप्पल को किया था हम लोगों ने, हाँ जी, एप्पल ट्रेस किया था ना। अब अगर ये एप्पल मैं ट्रेस करती हूँ, इसको मैं जरा थोड़ी क्विक से उसमें मॉड में इसकी ट्रेसिंग कर लूंगी, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब फॉर एग्जांपल ये जो मेरा एप्पल जो मैंने ड्रॉ किया है इसका कलर मैं ले लेती हूँ, इधर से कुछ भी पिक कर लिया और मैंने इसमें कलर फिल कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास ट्रेस हुआ हुआ एक वेक्टर एप्पल है, इसमें मैं ये शेडो देना चाह रही हूँ। तो ये जो ट्रेस वाली फाइल है मेरी जिसमें मैंने वेक्टर ट्रेस की हुई है, इसको डबल क्लिक करके, ठीक है, ये फाइल मैंने इस वाले एप्पल को लगाना है। इसको आप आके वापस ड्रॉप शेडो में आएंगे और आप अपना यहाँ पे ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने लगाना ये सारे इफेक्ट्स इस तरह से है कि ये फेक ना लगे, ओरिजिनल फील दें। जो ये वाले सारे शेडोज है ना, जो ये प्रॉपर शेडो बना हुआ है, ये आपके शेप टूल से बनते हैं। जैसे हम ये शेप ड्रॉ करके इसमें फिल करके फिर ये बनाते हैं, और ये फिल्टर गैलरी से बनते हैं। और अगेन ये काम थोड़ा सा आपका डिले है। ये अगर मैं ये अभी लगाती भी हूँ, आप लोगों को ये उस तरह से चीज क्लियर नहीं होगी। जैसे आपका ये वाला अगर आप शेडो बनाना चाह रहे हैं, आप शेप ड्रॉ करेंगे, उस शेप पे आप फिल्टर में जाएंगे, उसको ब्लर करेंगे, ठीक है। आप उसको जिस तरह ब्लर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ये शेडो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस ये लेयर को हम रखेंगे नीचे और वो लेयर हम रखेंगे ऊपर, इस तरह से, ये चीज, ठीक है। लेकिन ये जो फिल्टर वाला आपका सारा पैनल है, इस पे चूंकि आज हम बात नहीं कर रहे और ये बहुत डिटेल वाली चीज है, तो इसको अभी मैं आपको उस तरह से नहीं बता रही। अभी आज का जो आपका है वो आपका लेयर स्टाइल पैनल है, आपने उसी को ही फोकस करना है। जितनी सारी चीजें इसमें आप वो देखें। अगला अगला जो सवाल तुम लोग पूछ लेते हो ना, बताना तो बता तो मैं देती हूँ, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आप लोग क्लियरली नहीं समझ सकते वो चीजें। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आएगी। अटेंडेंस पेज शो नहीं हो रहा, ट्राई करो दोबारा में भी लोड हुआ हो। पिक्चर पे स्टाइल लगाने के लिए पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पिक्चर को नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको वो लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ये पिक्चर वाली लेयर है ना, ये इसको मैंने क्रॉप किया है, पिक्चर को बैकग्राउंड इसका मैंने रिमूव किया है और अब मैंने इस पे ये इफेक्ट लगाया है। तो उस पे सिर्फ ये है कि आप लोग पिक्चर की लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। इस पैटर्न में हमारे पास कोई वाटर से रिलेटेड कोई चीज ना हो तो फिर क्या करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो ग्राफिक स्टाइल्स है ना उसकी क्लास है, उसमें आप लोग खुद से ग्राफिक्स बना के उनको ग्राफिक स्टाइल गैलरीज में ऐड कर सकते हैं और फिर उन ग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड या टूल से रिलेटेड। कल भी आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की है ग्रेडियंट टूल की और आपका जो टेक्स्ट टूल है उससे रिलेटेड, आप लोगों का कोई भी अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो लोग, अच्छा, एक एक और चीज, जो लोग मैसेज पे व्हाट्सएप पे कोई डायरेक्टली फोटोशॉप इलिस्ट इससे रिलेटेड टूल से रिलेटेड जो क्यूरीज पूछ रहे होते हैं ना,
अगर आपको फौरन से रिस्पॉन्स नहीं मिलता वहां पे, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास का वेट कर लिया करो, नेक्स्ट क्लास में भी वो बात पूछ लिया करो। चले, अगर ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे अपने उस पे पोर्टल पे freelancer.com पे। आप लोगों की प्रोफाइल्स आई होप कंप्लीट हो चुकी होंगी। वेक्टर शेप में कुछ कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है आपको वेक्टर शेप में? आप लोग पूछ लो जो कंफ्यूजन है। मैं असल में चाह रही हूँ जो टूल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ना, आप वो पूछ लो अभी, ताकि हम फिर लास्ट में जो है ना, जो हमारा फ्रीलांसर पे जो बिडिंग का सारी चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब पेन टूल से पाथ सिलेक्ट करते हैं तो उस पर फीडर नहीं लगता। जब पेन टूल से आप लोग पाथ सिलेक्ट करते हैं, ये अगर मैंने यहाँ पे पेन टूल से कोई भी पाथ सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये पेन टूल लिया, पाथ लिया, मैंने यही इसी एप्पल का पाथ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको मैंने इसके कितने तरीके बताए हैं? इसकी सिलेक्शन के 3 तरीके बताए हैं। अब अगर आपको इस पे फेदर अप्लाई करना है तो फिर डेफिनेटली आप आके इस पे राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही आप मेक सिलेक्शन करते हैं आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर तो आपको फेदर लगाना है तो आपको राइट क्लिक से मेक सिलेक्शन करनी है, और आपने यहाँ पे 10 पॉइंट्स का अगर फॉर एग्जांपल हमने पिक्चर लगा लिया तो ये उसी तरह से सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं करनी तो आप आपके कंट्रोल एंटर करेंगे तो भी ये सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन तब आपका फेदर अप्लाई नहीं होगा। फेदर लगाने के लिए राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन। अब यहाँ पे 10 का लगाओ, 20 का लगाओ, 50 का लगाओ। 50 का लगाएंगे तो बहुत ज्यादा वो साइडें उसकी स्मूथ कर देगा। जैसे ये किया और मैंने इसकी कॉपी जब निकाली तो ये क्या करेगा, ये बहुत स्मूथ सा एक इफेक्ट मुझे देगा। अच्छा जी, चले, अभी अभी जितनी भी चीजें हैं ना आप लोगों की रिलेटेड टू टूल, अब बाकी फर्दर हम कल डिस्कस करेंगे। आज क्योंकि हम लोगों ने फ्रीलांसर पे बिडिंग का प्रोसेस हर सूरत आप लोगों के सामने ने डिस्कस करना है कि आप लोगों की फाइवर पे 2 गिग्स बन गई हैं। फाइवर के साथ साथ में फ्रीलांसर पे भी आप लोगों ने बिडिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं स्क्रीन स्विच कर रही हूँ। सबसे पहले तो freelancer.com की जो साइट है आपकी, उस पर चलते हैं। आपकी कितने लोगों की फ्रीलांसर की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है? अच्छा, ये आप लोगों का फ्रीलांसर की साइट का ये आपका इंटरफेस है। आपकी प्रोफाइल जब आप लोगों ने बनाई थी, फिर आपने प्रोफाइल में जाके उस प्रोफाइल में सारा कंटेंट ऐड किया है। इसी तरह से आपको आप सबकी प्रोफाइल शो हो रही होगी। यहाँ पे आपके पास बिड्स शो हो रही होती हैं 8 मंथली। हमारे पास 8 जो है ना वो बिड्स एक्टिव होती हैं, जो हम 8 जॉब्स पे प्रपोजल भेज सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी एक बिड यूज करते हैं तो नेक्स्ट 3 दिन के बाद, मतलब विद इन 3 डेज, आपकी अगली गिग वापस आप बिड आपको वापस मिल जाती है। ये जो लोग गेम्स खेलते हैं ना उनको आइडिया होगा कि एक लाइव खत्म होने के बाद दूसरी लाइव कुछ और के बाद में आप लोगों को मिल जाती है। इसी तरह से फ्रीलांसर पे भी होता है कि आप एक बिड जब यूज कर लेते हैं तो आप लोगों को दूसरी बिड मिल जाती है। अच्छा, जिन लोगों ने फ्रीलांसर की प्रोफाइल नहीं बनाई, आप लोगों ने आज ही बनानी है, क्योंकि आपके साथ मैं कल एक फॉर्म शेयर करूंगी जिसमें आपने अपनी फ्रीलांसर की साइट का लिंक और आपकी फाइवर का लिंक, जो कि आप ग्रुप में भी पोस्ट कर चुके हैं, आपने वो दोनों लिंक उन फॉर्म्स में ऐड
उस फॉर्म में आपने वो दोनों लिंक्स ऐड करने हैं, ठीक है। एक ही फॉर्म होगा जिसमें दोनों लिंक्स आपने ऐड करने हैं। जिसकी तो बनी हुई है वो तो ठीक है, आपने कहाँ से लिंक लेना है, आपने आना है यहाँ पे प्रोफाइल पे, ठीक है, ये व्यू प्रोफाइल में आपने आना है और आपके पास यहाँ पे आपका यूआरएल पे लिंक आ जाएगा, ठीक है, freelancer.com/u/ जो भी आपका नेम जिससे आपने बनाई हुई है वो लिंक आपका जनरेट हो जाएगा। आपने इस लिंक को कॉपी करना है और उस फॉर्म में आपने गूगल फॉर्म होगा उसमें आपने सेंड कर देना, और फाइवर का भी यूआरएल आप इसी तरह से देंगे, ठीक है। अभी आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो बिडिंग पे बात करनी है। जिन लोगों की तो प्रोफाइल्स नहीं बनी, तो ये आप 2 वीक्स जो है ना, ऑलमोस्ट 2 वीक आप लोग लेट है। 2 हफ्ते पहले ये चीज जो आप लोगों को बता दी गई थी कि आपने 2 प्रोफाइल्स हर सूरत बना लेनी है, एक फाइवर की और एक फ्रीलांसर की। पीपल पर और की आपकी प्रोफाइल आफ्टर 4 वीक्स बनेगी, अपवर की प्रोफाइल उससे नेक्स्ट वीक में बनेगी, और ये जो 4 आपके अकाउंट्स हैं ये कंपलसरी हैं, ये हर सूरत आपने ज्वाइन करने हैं। इन चारों अकाउंट्स के आपसे लिंक भी लिए जाएंगे। उसके अलावा जो ऑप्शनल अकाउंट्स हैं उनमें आपके पास चॉइस है कि आप अगर वो प्रोफाइल्स बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं अभी मैं फिलहाल इन्हीं 4 पोर्टल्स पे काम करते हुए इन्हीं को ही टाइम देना चाह रही हूँ या इनको ही टाइम देना चाह रहा हूँ, तो उसमें कोई सच वो नहीं, ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है वो। अच्छा, अब इसमें हम आ जाते हैं बिड वाले एरिया पे। बिड समरी आपके पास यहाँ पे 8 आउट ऑफ 8 आ रही होंगी क्योंकि आपने भी बिड्स नहीं की। एक यूज करोगे तो 3 दिन के अंदर वो वापस रिकवर हो जाती है, ठीक है। तो मंथली ऑलमोस्ट 14-15 आपकी बिड्स इजीली आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये सेक्शन आ रहा है एक, कि आप जो प्लस मेंबरशिप है इसकी वो क्लेम कर सकते हैं फ्री में 1 मंथ के लिए। आपने जब अकाउंट क्रिएट करना था तब भी मैंने आपको बताया था कि प्लस मेंबरशिप हमें 1 मंथ के लिए फ्री में मिलती है, जिसके वैसे चार्जेस ऑलमोस्ट $10 है। अभी आप में से काइंडली ये मेरी रिकमेंडेशन है, कोई भी इसको क्लेम नहीं करेगा। आप लोग ये करेंगे आफ्टर दिस ट्रेनिंग, जब आपके पास स्किल्स जो हैं वो प्रॉपरली होंगी, आप ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज ऑफर कर सकेंगे। क्योंकि इसका फायदा आपको ये है कि 8 के बजाय आपको 100 बिड्स मिल जाएंगी 1 महीने में। मतलब अगर आप 1 मंथ में 8 प्रोजेक्ट्स पे प्रपोजल सेंड कर सकते हैं तो प्लस मेंबरशिप में आप 100 प्रोजेक्ट्स पे प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मेंबरशिप में आपने 20 स्किल्स ऐड की हैं, प्लस में आप 80 स्किल्स ऐड कर सकते हैं। 80 स्किल्स ऐड करने का मतलब है कि आपको उतनी ही स्किल्स की अपडेट मिलेगी, ठीक है। ये बाकी सारे पर्क्स भी हैं बट इन पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपने अभी क्लेम नहीं करनी। इसके लिए सिर्फ यह कि अभी अभी वेट करो, जब आप लोगों के पास इतनी स्किल्स होंगी कि क्लेम करके आप लोग मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स ले सकें। मतलब अगर आप 100 प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं तो एटलीस्ट आप उसमें से 25 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हो ना जिन पे काम करें। 25% आप अगर कर सकते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज अभी आपने ये नहीं करना, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे जी प्रोजेक्ट्स पे। माय प्रोजेक्ट में आपके अपने प्रोजेक्ट्स आते हैं। डैशबोर्ड पे आपका जो बेसिक प्रोफाइल जो आपकी है वो शो होती है। इनबॉक्स में जो भी आपकी चैट हुई होगी आपके क्लाइंट से वो शो होगी। फीडबैक में उनका फीडबैक आएगा और क्रेडिट्स आपके शो होंगे। हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट सर्च करने हैं जिस पे हम बिड कर सकें। ब्राउज में आती हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेस्ट और फ्रीलांसर। आप लोगों ने क्या करना है सर्च? एज अ फ्रीलांसर मैं या तो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकती हूँ या फिर मैं प्रोजेक्ट पे बिड कर सकती हूँ। मुझे फ्रीलांसर्स नहीं चाहिए, तो ये वाला सेक्शन तो हमारे हमसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हमें फ्रीलांसर्स तो नहीं चाहिए, हम तो खुद फ्रीलांसर्स हैं। तो हम या तो किसी कॉन्टेस्ट पे जाके पार्टिसिपेट करेंगे। अब कॉन्टेस्ट का क्या प्रोसीजर होता है कि कॉन्टेस्ट में एक से ज्यादा लोग पार्ट लेते हैं और वो वही वाली जॉब जो कॉन्टेस्ट में उन्होंने पोस्ट की होती है उसके अगेंस्ट काम बना के अपना डिजाइन बना के सेंड कर देते हैं, ठीक है। उसमें जिसका काम सिलेक्ट होता है, अप्रूव होता है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसको वो जो अमाउंट ऑफर की गई होती है वो चाहे $100 हो, $200 हो, वो उस विनर को मिल जाती है। बाकी सब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए वो काम काउंट कर लेते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट्स में ही होता है कि आपके साथ 1 to 1 क्लाइंट की कम्युनिकेशन होगी, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टली आपको देगा। हम अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। प्रोजेक्ट पे चलते हैं। प्रोजेक्ट पे जाके आप लोग अभी जो सर्विसेज आप लोगों ने जो स्किल्स सीखी हैं उन्हीं सर्विसेज पे आप काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे
मैं जैसे सर्च करती हूँ फोटो एडिटिंग की जॉब कोई, ठीक है, या वेक्टर ट्रेसिंग लिख लो या फोटो मैनिपुलेशन लिख लो, जो भी आप लोगों की सर्विसेज जिन पे आप काम कर चुके हैं आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। 28 रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास फोटो एडिटिंग से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं। आई हैव 50 फोटोज दैट आई हैव टू एडिट बाय रिमूविंग एंड एडिंग सम टेक्स्ट ऑन इट। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो फिर इसमें क्या, इसके अलावा भी कोई हम देख लेते हैं। वो ओपन नेक्स्ट विंडो में हुआ है, मैं विंडो शेयर करती हूँ आपके साथ। Photo editing summer to snow. I would like to have some real estate photos be edited from summer to a snow like nice picture. चलें ये भी खोल के देखते हैं। ये भी ओपन कर लिया। फोटो एडिटिंग, आई नीड अ न्यू वेबसाइट, आई नीड यू टू बिल्ड इट। चले हमने अभी दो जो ओपन किया है ना, हम उसको ही देखते हैं। अच्छा, ये अभी जो आप लोगों के साथ पहले मैंने सेकंड पे जो शेयर किया, फोटो एडिटिंग समर टू स्नो, इसने कहा है जी के इसकी अब डिटेल पहले देखते हैं और फिर देखते हैं इस पर बिड कैसे करेंगे। इसने बोला है आई वुड लाइक टू हैव सम रियल एस्टेट फोटोज, कोई रियल एस्टेट की पिक्चर्स हैं जिसको समर से स्नो में चेंज करना है। मतलब समर में ली होंगी वो पिक्चर्स, लेकिन अब वो चाह रहा है कि उसमें कोई स्नोई इफेक्ट दें कि विंटर की पिक्चर्स हैं वो। आई अपलोडेड वन ऑफ द फोटोज, इफ यू कैन टेक ऑन द जॉब एंड आर गुड विद फोटोशॉप प्लीज लेट मी नो। अब इसमें उसने साथ में ये अटैचमेंट्स में एक फाइल अटैच की हुई है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगी और ये डाउनलोडेड फाइल भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका बजट जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है $30 to $250 तक आप इस पे बिड कर सकते हैं। ये एंड होगा प्रोजेक्ट 6 दिन में, 6 days and 4 hours इसकी डेडलाइन है। एम्प्लॉयर राइट साइड पे आपके पास एम्प्लॉयर की डिटेल आ रही है सारी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का ये एम्प्लॉयर है जो आपका बायर है। इसके 0 प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हुआ है, मतलब ये कोई न्यू बायर है, ये पहले काम नहीं करवा रहा था, या अगर पहले अगर ज्वाइन किया भी हुआ तो पहले इसने कोई काम नहीं करवाया। मेंबर जो है ये लास्ट ईयर से है, मतलब अप्रैल 8 जो है और 2019, एक साल से ज्यादा टाइम हो गया इसको यहाँ पे फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाए हुए। वेरिफिकेशन में इसकी सिर्फ ईमेल एड्रेस वेरीफाई हुई हुई है। हम लोग कभी कभार ये करते हैं, हम किसी भी क्लाइंट के साथ काम स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी ना वेरिफिकेशन होती है, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि वो क्लाइंट आपको कोई वो स्कैमर हो सकता है, आपसे वो काम करवा के जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर किए बगैर, मतलब आपको प्रोजेक्ट पोस्ट किए बगैर वो आपसे काम ले ले, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भी क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट पोस्ट कर देता है, उसके बाद में अगर वो आपको पेमेंट नहीं करता तो उसकी रिस्पॉन्सिबल वो साइट होती है, ठीक है। इसकी खैर ईमेल वेरीफाई हुई है, बाकी कुछ भी वेरीफाइड नहीं है। बाकी फिर हमारी अपनी सारी डिटेल्स राइट साइड पे भी आ गई हैं। ये तो हो गया एम्प्लॉयर के बारे में। अब देख लेते हैं जो उसने इमेज सेंड किया है, वो देख लेते हैं जो उसने इमेज अटैच किया है, वो मैं आपको शो करवाती हूँ। ये इमेज है, उसने कहा है जी के इमेज जो है मैंने समर में लिया हुआ है, रियल एस्टेट का इमेज है, बिल्डिंग उसने वो घर जो बनाया हुआ है उसका इमेज, प्रॉपर फोटोग्राफी की हुई है। लेकिन देखें कुछ सनी डे टाइप लग रहा है, प्रॉपर धूप जो है वो नजर आ रही है। अब उसको यही इमेज चाहिए विंटर वाले व्यू में, ठीक है। तो हम इसमें स्नो ऐड करेंगे, मैनिपुलेशन है ना ये सारी, जैसे आप लोगों ने मैनिपुलेट किया है, आप लोग फोटो एडिटिंग में मैनिपुलेशन कर चुके हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट पे बिड कर सकते हैं। अब बिडिंग के प्रोसेस पे जाते हैं कि बिड करेंगे किस तरह से। वापस मैं आ रही हूँ फ्रीलांसर पे। अच्छा जी, बिड आप किस तरह करेंगे, बिड की अमाउंट आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है $30 to $250। उसने कहा है कि उसकी कितनी पिक्चर्स हैं, उसने लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू हैव सम रियल एस्टेट फोटोज। उसने नंबर ऑफ फोटोज नहीं बताए, तो इसमें एक तो क्वेश्चन रेज हो गया कि नंबर ऑफ फोटोज कितने हैं। हमेशा अपने क्लाइंट की डिस्क्रिप्शंस में से आपने क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं जो कि उससे हमने प्रपोजल लिखते हुए पूछ लेने हैं, ठीक है। एक तो ये होगा कि हम पूछ सकते हैं कि पिक्चर्स हैं कितनी,
और फिर उसने जो पिक्चर सेंड किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका जनरेट होता है तो आप वो पूछ सकते हैं। बिट अमाउंट पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम मेंशन कर देते हैं 30। मिनिमम जो अमाउंट है बिट की वो 30 है और मैक्सिमम 250 तक में आप बिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 ही लिख दी। दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड इन, मैं 1 डे लिख देती हूँ क्योंकि मैं इसको एक दिन में डिलीवर कर सकती हूँ। अगर ये 5-7 फोटोज भी हुई तो आई कैन एडिट इन 1 डे। आप लोग 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी आप लोग लिखना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप वो लिखेंगे। उसके बाद में आ जाता है सजेस्ट माइलस्टोन। माइलस्टोन्स क्या होते हैं कि आपके अगर प्रोजेक्ट की जो अमाउंट है वो $100 है और आप चार और आपने दिन लिखे हुए हैं 2 दिन में भी या 5 दिन या 6 दिन चले लिखे हुए हैं और आपके प्रोजेक्ट की अमाउंट $100 है तो आप चाह रहे हैं कि $50 का काम मैं 3 दिन में करके डिलीवर करूंगा और नेक्स्ट 50 का काम 3 दिन में, तो मेरी अमाउंट मुझे 3 दिन बाद भी 50 मिलेगी और फिर नेक्स्ट 3 डेज बाद भी 50। लेकिन अगर आपको लगता है कि माइलस्टोन जरूरी नहीं है ऐड करना, आप 6 दिन बाद ही पूरे का पूरी अमाउंट ले रहे हैं तो आप फिर वो उसका ब्रेक डाउन नहीं बनाएंगे। ये ब्रेक डाउन है ना कि $15-15 का बन गया, $30 थे ना। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तो मैं एक में ही $30 ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे दिन तो मैं एक ही इनको दे रही हूँ। यहाँ पे आपने लिख दिया फाइनल, जो भी आप उसको डिलीवर करेंगे, फाइनल एडिटेड फोटो जो उसको रिक्वायर्ड है ना फोटो वो मिल गई। ठीक है, ये कर दिया। अब लास्ट पे आ गया हमारा प्रपोजल। हम लोगों ने फॉर्मली अभी प्रपोजल राइटिंग की क्लास नहीं की। आप लोगों की फॉर्मली प्रपोजल राइटिंग की भी क्लास है। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रपोजल राइटिंग का आइडिया होगा और बहुत सारे लोगों को प्रपोजल राइटिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा। तो ये वाली जितनी भी सारी चीजें हैं जैसे प्रपोजल राइटिंग है, पेमेंट मेथड्स हैं, इनकी आपकी इंडिविजुअली कंप्लीट लेक्चर्स भी हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने साथ साथ में पैरेलल चीजें करनी है, हमने डिजाइन भी सीखना है, हमने फ्रीलांसिंग भी सीखनी है और हमने हर सूरत ये कोशिश करनी है कि विद इन दिस ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग का टाइम है इसी में ही आपके प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको बेसिक सा आइडिया देना कि प्रपोजल लिखना कैसे है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं ना, कि आपने देख लिया कि अच्छा क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट लिखी है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन मैं उससे पूछ सकता हूँ जो कि रेलिवेंट होगा मैं वो पूछ लेता हूँ। उसका फायदा ये होता है कि क्लाइंट को समझ आती है कि ये बंदा बंदी जो भी है ये फ्रीलांसर मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, अगर हम बहुत रैंडम सी कोई टेम्पलेट टाइप का कोई जेनेरिक सा टेक्स्ट लिख देंगे तो वो फील नहीं आती वो वाली। ठीक है, अब मैं इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक बेसिक सा प्रपोजल आप लोगों के सामने लिखती हूँ, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रपोजल राइटिंग आपके अपने सर पे है, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करनी है। उसके डूज एंड डोंट्स और उसकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी हम देख लेते हैं कि हम क्या लिखें। जैसे नॉर्मली होता है प्रपोजल राइटिंग में आप लोग सबसे पहले ग्रीटिंग जो है वो करते हैं शो, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। हमारा क्योंकि टाइम डिफरेंस है क्लाइंट्स के साथ में, अब यूएस का क्लाइंट है, हम यहाँ सुबह में बैठे हुए हैं, वहां पे रात हुई भी है, तो हमें नहीं पता क्लाइंट की हमारा मैसेज भी किस टाइम पे पड़ेगा। तो सिंपली हाय हेलो से भी काम चल जाता है। आपने हाय हेलो जो भी लिख दिया, हेलो लिख दिया, हाय लिख दिया और आगे आपने यू कैन राइट के होप यू विल फीलिंग गुड या इस तरह से। लेकिन मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ क्योंकि आप अगर डायरेक्टली अपने काम पे भी बात शुरू कर दें तो वो भी ठीक है। ठीक है, आपने हाय हेलो लिख के आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि आई हैव रीड योर रिक्वायरमेंट्स या आई हैव रीड योर प्रोजेक्ट डिटेल्स। हेलो, आई हैव रीड योर प्रोजेक्ट डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन लिख दें। ठीक है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट नंबर ऑफ फोटोज, नंबर ऑफ पिक्चर्स या फोटोज
एडिटेड, ठीक है। और इसके बाद में ये बेसिक उसका यही बन रहा है कि उसने जो बात की है और उसको आपने उस पर पूछ लिया है। उसके बाद आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि आई विल डू दिस वर्क परफेक्टली या प्रोफिशिएंटली, जिस तरह से भी आप उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है। या आप थोड़ी उसको इस टाइप की चीज दे सकते हैं जैसे हम अपनी गिग्स पे लिखते हैं कि आई विल डू दिस वर्क फॉर योर रिक्वायरमेंट्स, या हाई एंड हम प्रोफेशनलिज्म के साथ में ही काम करेंगे। और लास्ट पे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं कहीं से टेक्स्ट उठा रही हूँ, एक सेकेंड, ये लिख दिया। I will continue to work on it until you are completely satisfied. एंड अनलिमिटेड रिवीजन्स मतलब मैंने उसको बता दिया कि जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, मैं पिक्चर को जो भी मैनिपुलेट करके तुम्हें दिखा रही हूँ तो मैं उसकी अनलिमिटेड रिवीजन्स भी करूंगी। आई विल प्रोवाइड यू ऑल फाइल्स फॉर्मेट, ऑल फाइल फॉर्मेट मीन्स के पीएसटी भी दे दी, और अगर उसको जेपैग में चाहिए वो भी दे दिया, पीएनजी उसको चाहिए वो भी दे दिया, एसवीजी फाइल अक्सर रिक्वायर्ड होती है वो भी दे दिया। फाइल फॉर्मेट्स के बारे में भी हम लोग पीडीएफ पीएसडी जेपैग को डिस्कस कर चुके हैं, बाकी फॉर्मेट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जब हम अपनी जो कॉर्पोरेट की असाइनमेंट है वो करेंगे। कुड यू गिव मी चांस विल बी ग्रेट, नहीं ये नहीं हम लिख रहे, ठीक है। ये इस तरह वाली चीजें तो ठीक है, बस ये कह के उसको लिख दिया, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई या रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स लिख देते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स, नीचे आप थैंक्स लिख दें, रिगार्ड्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, थैंक्स लिख दिया, ठीक है जी। ये चीज, अब ये दो लाइनों की जो बात थी ना, उसका प्रपोजल आपका इतना सा ही बनता है। कभी भी किसी भी क्लाइंट ने जिसने टू लाइंस पे डिस्क्राइब किया हो, उसको 2 पेज का लव लेटर नहीं लिखना, उसको इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं भेजनी कि वो आपका प्रपोजल खोले और उसको पढ़े बगैर बंद कर दे। जो कंपनी प्रपोजल्स होते हैं उनमें और फ्रीलांसिंग के प्रपोजल्स में डिफरेंस होता है। इसीलिए कह रही हूँ जो प्रपोजल राइटिंग की क्लास है उसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए क्योंकि आप लोगों ने बिडिंग करनी है, आपने ये देखना है कि क्लाइंट ने अगर 2 लाइनों में बात अपनी की है तो उसी तरह से उसको ब्रीफली मैं अपना प्रपोजल में अपनी बात भी एक्सप्लेन कर दूं और उसके प्रोजेक्ट के हवाले से बात भी कर लूं। अब हमने क्या किया, हेलो हाय करके उसके प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर ली है कि भाई मैंने तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है, मुझे अपनी नंबर ऑफ फोटोज बता दो, और साथ में उसको बता दिया कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई भी करूंगा, मैं तुम्हें जो एक्स्ट्रा रिवीजन है वो भी प्रोवाइड करूंगा, और फाइल फॉर्मेट्स भी सारे दे दूंगा। मतलब आपने अपनी ऑफर भी पूरी बता दी, आपको जो कंफ्यूजन थी वो भी पूछ ली। होता ही है जो बिगनर्स हैं, या इवन मैं अपनी बात भी करूं तो हम लोगों ने गलती क्या की हुई है, हमने जो फॉर्मल प्रपोजल राइटिंग है ना उस वाली चीज को देखा था, वो चीज हमने पढ़ी थी अपनी ये यूनिवर्सिटीज में कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, और हम ऐसे करते थे कि 2 लाइनों की बात को पूरे पूरे पेज पे लंबा चौड़ा लिख के और उसमें अपनी ज्यादा सारी तारीफें बता के वो कर दिया। क्लाइंट के इंटरेस्ट की चीजें नहीं होती। अभी ये है कि हर बंदा ना जल्दी में है, हर किसी को क्विक काम करवाना है, परफेक्ट काम करवाना है। तो आप इसी तरह से ब्रीफ सा एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आपने यहाँ पे अमाउंट डिस्क्राइब कर दिया, आपने दिन बता दिया। अगर आपको लगता है कोई काम आपसे एक दिन में नहीं होगा तो कभी भी उसमें 1 डे डिलीवरी मेंशन ना करें। अगर आपको लगता है कोई काम 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है तो आप अपना जो टाइम है ना डेडलाइन का वो एक्यूरेट मेंशन करें, क्योंकि कभी भी एक दिन लिख के अगर आप एक दिन से लेट हो जाते हैं तो वो चीज क्लाइंट्स जो है वो उस पे मार्जिन नहीं देते। एक दिन में कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी ऑफर में भेजो कि 2 डेज 3 डेज 4 डेज जितने में भी आपने करना है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद में यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी कि आप इस बिड को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बिड का मतलब है जी, अगर हम इस बिड पे $4 लगा देते हैं, इनफैक्ट $4.995, तो ये जो बिड है ना क्लाइंट को सबसे टॉप पे शो होगी। अगर 100 लोगों ने भी इस पे प्रपोजल भेजा ना तो मेरी बिड टॉप पे शो होगी। ये काम नहीं करना, ठीक है। पैसे ना लगाना कहीं पे भी, बाद में तुम लोगों ने कहना हमारे पैसे लग गए और हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला। ये काम किसी ने भी नहीं करना, ठीक है। सील्ड पे भी हमारी ये इस पे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि बेड कहाँ पे आपकी मार्क करेगी। और
$0.10 के साथ है और $1 के साथ है, ये आप लोगों ने नहीं करना कुछ भी। ठीक है, आपने सिंपली प्लेस कर देनी है बिड। आपने ये सारी चीजें कर दी, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। आपने यहाँ से आके प्लेस बिड करना है। जैसे ही आप प्लेस बिड करोगे, आपके पास इस प्रोजेक्ट पे जो ऑलरेडी बिड्स हुई हुई है सारी की सारी शो होगी। यू आर रैंक्ड 60 आउट ऑफ 67 प्रपोजल्स। 67 प्रपोजल में मैं 60 पे रैंक कर रही हूँ, ठीक है। मतलब 60 से ज्यादा लोगों ने बिड किया और मेरा रैंक यहाँ पे आ रहा है 67। ठीक है, अब बाकी सारे लोग भी मुझे शो हो रहे हैं। अदर प्रपोजल्स में मुझे नजर आ रहा है जी, ये बांग्लादेश का कोई बंदा है, ये बंदा कोई इंडिया का है, उसने बिड की हुई है। ठीक है, ये पाकिस्तान का ही है कोई, ये भी बंगाली है कोई। ठीक है, ये फ्लैग्स के साथ में आपको शो हो रहे हैं सारे कंट्रीज, और उनकी बिड्स भी शो हो रही है, उनके प्रपोजल जो उन्होंने लिखे हैं वो भी आपको शो होंगे। इनसे आप लोग फर्दर प्रपोजल्स लिखने का तरीका भी देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इसने प्लीज सी माई पोर्टफोलियो ऑन दिस लिंक, उसने अपना पोर्टफोलियो लिंक भी अटैच किया हुआ है, हम भी ये खोल के देख सकते हैं लिंक। ठीक है, मैं अगर इसको कॉपी करूँ इस लिंक को, तो मैं भी इसको ओपन करके देख सकती हूँ कि इसके पोर्टफोलियो लिंक में क्या ओपन होगा। मोस्टली क्या होता है, पोर्टफोलियो लिंक पे आपका अपना फ्रीलांसर की साइट ही ओपन होती है और वहां पे आपका पोर्टफोलियो निकल आता है। अब इसने लिखा है, गॉन थ्रू योर डिटेल्स अबाउट फोटो एडिटिंग, विल रीच आउट योर एक्सपीरियंस विद हाई क्वालिटी प्रोफेशनल वर्क, फाइनल फॉर्मेट ए आई पी एस टी ई पी एस। कोई जो बात हम लोगों ने की है ना, बात वही की है उसने। उसका टेम्पलेट लिखने का, प्रपोजल लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग फर्दर देख सकते हैं। एक बिड आपकी हो गई। अगर आपका ये क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करेगा तो यहाँ मैसेजेस में आपको इसके रिस्पॉन्स मिलेंगे। फर्दर बातचीत करने के बाद ये प्रोजेक्ट आपको दे देगा, तो आप इस पर काम करोगे और ये काम डिलीवर होगा। अब आज आप लोगों ने क्या करना है, एक तो आपने लेयर स्टाइल जो गाइड है, आपने वो जो पूरा पैनल है आपने उसको एक्सप्लोर करना है। दूसरा, आपने फ्रीलांसर पे जाके कोई से दो प्रोजेक्ट्स पे वेक्टर ट्रेसिंग का एक कर लो, एक फोटो एडिटिंग का कर लो, ढूंढ के अच्छे वाले बेहतर वाले कोई से दो प्रोजेक्ट्स पे बिड करना है। और वो जो आप बिड करेंगे ना, उसके स्क्रीनशॉट, ये जैसे मैंने ये बिड किया है ना, ये स्क्रीनशॉट ये वाला योर प्रपोजल वाला, ये इतना सा स्क्रीनशॉट आपने लेना है और ये आपने अपलोड कर देना है ऑन योर ग्रुप। दोनों का इकट्ठा अगर कोलाज कर लो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो अलग अलग दो पिक्चर्स लेकिन एक साथ पोस्ट करनी है। ठीक है, ऊपर आप लिख देंगे फ्रीलांसर बिडिंग या फ्रीलांसर प्रपोजल सबमिशन। ठीक है, ये आपने दो करके, ये आपने आज ही करने हैं। आज शाम में बैठ के देखो, अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, दिन में देखो, आप लोग ये काम कर लेंगे। नाउ एनी कंफ्यूजन, कोई चीज कोई बात पूछने वाली हो? टाइम क्या हो गया? इट्स 3:34। ठीक है जी, टाइम भी हो गया है। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। अदरवाइज आज आपका काम इतना ज्यादा काम नहीं है वैसे। आप लोगों का काम यही दो आपने प्रोजेक्ट पे बिड करना है। फ्रीलांसर पे बिड की कोई टाइमिंग फिक्स होती है? नहीं, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। 24/7 आप जाएंगे, आप यहाँ से प्रोजेक्ट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे और आप उस पर बिड कर देंगे। लोगो डिजाइन के लिए मत करो अभी, लोगो डिजाइन अभी सीखना है, थोड़ा सा वेट कर लो ना। लोगो डिजाइन पे करोगे, लोगो डिजाइन की जॉब मिल जाएगी तो बहुत बेसिक सा अभी आप लोगो बना सकते हो ना। तो आप लोगों को भी लोगोस की जो स्टाइल्स हैं डिफरेंट, उनके बारे में मैंने बताया है, ना ही आप लोगों ने भी अपने पर्सनल लोगोस डिजाइन किए हैं। थैंक्स मैम, बहुत ज़बरदस्त टीचिंग मेथड है आपका जी। वेलकम, आप लोगों का भी मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, और जितना अच्छा रिस्पांस आता है ना, उतना ज़्यादा इनपुट फिर टीचर्स की तरफ से भी ऐड होता जाता है मजीद। किस चीज़ से रिलेटेड बिडिंग करनी है? फोटो एडिटिंग और वेक्टर ट्रेसिंग, जो चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं सिर्फ उनसे रिलेटेड करें। जो अभी आगे फर्दर हमने चीज़ें सीखनी है उनसे रेलिवेंट ना मत करो, क्योंकि कर लोगे प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो फिर मुसीबत पड़ जानी है तुम लोगों को। INR इसलिए हो रही है, जो इंडियन प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इंडियन करेंसी यूज शो होगी ना। जिस कंट्री का प्रोजेक्ट होगा उसी कंट्री की करेंसी शो होगी आपको। कोशिश करो यूके यूएस के क्लाइंट्स के साथ ही आप लोग यहाँ पे बिड करो। इंडियंस और बांग्लादेश इवन एशियन क्लाइंट्स को आप लोग ना जरा थोड़ा सा अवॉइड कर लें। ठीक है जी, चलें। इंशाल्लाह कल अब क्लास होती है आप लोगों से बात फर्दर इस सारी चीज पे। तो आज आप लोग बिडिंग करें, कल इंशाल्लाह फिर होगी बात। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।